सिंह विला में प्रशांत को दिए हुए कमरे में प्रिया की बात सुनकर प्रशांत सोच में पड़ गया। फिर वो बोला, तुम ठीक कह रही हो प्रिया, ये जरूर सुनील का एक षड्यंत्र है। वो हम सबको एक छत के नीचे लाना चाहता था और अब हम सब उसके जाल में फंस गए हैं। इसके सिवाय तो मुझे और कोई वजह समझ में नहीं आ रही है। एकदम से रुद्रांश को चुड़ैल जैसी कोई औरत क्यों दिखाई दी? तुम्हारा घर जलने के बाद हम सब एक साथ कियारा के घर में क्यों आए? और हम सबको एक साथ लाकर वो क्या करना चाहता है? अगर गौर से सोचा जाए तो इन सब के पीछे एक ही मकसद निकलता है। प्रिया ने प्रशांत को गंभीरता से देखते हुए कहा, राइट, सुनील जरूर कुछ ना कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। हमें बस होशियार रहना है। वो चाहे कितनी भी कोशिश करे, हमें उसके जाल में नहीं फंसना है। प्रशांत ने कमरे में बैठे विजय और कियारा की ओर देखते हुए बोला, जब तक सुनील अपना अगला वार नहीं करेगा तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या सोच रहा है। इसलिए चलो अब खाना खा लेते हैं। किचन से बिरयानी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कियारा ने सबका ध्यान बांटते हुए कहा, अगर बिरयानी के साथ अंग्रेजी शराब मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। विजय ने कहा, अंग्रेजी शराब छोड़ो, मैं तुम सबको 30 साल पुरानी इंग्लिश वाइन पिलाती हूं। पापा ने बहुत संभाल के रखी है। ये कहते हुए कियारा सबको डाइनिंग रूम में ले जाने लगी। लेविश डाइनिंग रूम में सबने एक साथ खाना खाया। उसके बाद बलराम और मालिनी अपने कमरे में चले गए। रुद्रांश भी जल्दी खाना खाकर वहां से चला गया। मेनका के ना होने से बाकी सबके साथ बैठने में उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी। चलो अब सिर्फ हम 4 लोग ही बचे। देखो, यहां सेंटर टेबल पर एक ट्रूथ एंड डेयर का गेम रखा है। वाइन के मजे के साथ साथ चलो ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। विजय ने सबसे कहा, गुड आइडिया, आई एम रेडी। प्रिया ने कहा, आई एम ऑल्सो रेडी। कहते हुए कियारा ने प्रिया की हां में हां मिलाई। प्रिया, कियारा और विजय अब प्रशांत की ओर देख रहे थे और उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। प्रशांत उनको देखकर समझ गया था कि वो ना नहीं कह सकता था। हाँ ठीक है, मैं भी खेलूंगा, मैंने कब मना किया? प्रशांत ने अपने वाइन के ग्लास को उठाया और उन सब के साथ सेंटर टेबल के पास जाकर बैठ गया। इस गेम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ट्रूथ एंड डेयर के साथ साथ इसमें प्लानचिट भी खेलते हैं। यहां टेबल पर इस गेम को रखेंगे और बारी बारी से चम्मच घुमाकर ट्रूथ एंड डेयर खेलेंगे। साथ ही साथ अपने बगल में एक खाली कुर्सी भी रखते हैं, ऐसा सोचकर कि खाली कुर्सी पर कोई बैठा है। विजय ने अपने हाथों को मलते हुए कहा, तुम्हारा मतलब खाली कुर्सी पर भूत बैठा है? प्रिया अपने ग्लास से वाइन का एक सिप लेते हुए बोली, भूत, आत्मा, चुड़ैल, पिशाच, जो समझना है समझ लो, बस ऐसा मानना कि बगल में कोई है। विजय ने कहा, ठीक है, मैं समझ गई। चलो अब चम्मच को घुमाओ और देखो वो किस तरफ इशारा करती है। कियारा ने विजय से कहा। विजय ने उठकर कमरे की सारी बत्तियां बंद कर दी, फिर एक मोमबत्ती को जलाकर टेबल पर रख दिया। अब खेलने में मजा आएगा। चलो मैं चम्मच घुमाता हूं, विजय ने कहा। पहली बार घूमती हुई चम्मच प्रशांत के सामने आकर रुकी। अब आए बच्चों तुम हाथ में। चलो ये बताओ कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है प्रशांत? विजय ने आंख मारकर प्रशांत से पूछा। एक पल के लिए प्रशांत को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। कियारा और प्रिया प्रशांत के जवाब का इंतजार करने लगी। फिर प्रशांत ने प्रिया की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, बस एक ही थी। मैं नहीं मानता, तुम झूठ बोल रहे हो। इस गेम में सिर्फ सच बोलना होता है, विजय ने कहा। बस एक बार जवाब दे दिया ना, अब किसी और का टर्न, प्रशांत ने कहा और दोबारा चम्मच घुमा दिया। इत्तेफाक से इस बार भी चम्मच घूमने के बाद प्रशांत पर ही आकर रुकी। ये दोबारा तुम्हारे ऊपर ही आकर रुकी, इसका मतलब पहले सवाल के जवाब में तुमने झूठ बोला था, विजय ने हंसते हुए बोला। अब मैं प्रशांत से सवाल पूछूंगी। ये बताओ कि तुम्हें कियारा पसंद है क्या? प्रिया ने अपने हाथ कमर पर रखते हुए प्रशांत से पूछा। यह सुनकर कियारा थोड़ी शर्मा गई। प्रशांत ने देखा और उसके बाद प्रिया से कहा, मुझे लगा अब तुम्हारी और कियारा की आपस में बनने लगी है। अब तो तुम उससे प्यार से बात करती हो, फिर ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? बात को टालने की कोशिश मत करो।
सच सच जवाब दो। प्रिया ने प्रशांत की आंखों में देखते हुए बोला, मैंने तुम लोगों से कब कहा कि मैंने ट्रूथ एंड डेयर में से ट्रुथ चुना है? इस पागल विजय ने अपने आप सवाल पूछना शुरू कर दिया। मुझे ट्रुथ नहीं, मुझे डेयर चुनना है। प्रशांत ने अपने ग्लास से वाइन पीते हुए बोला, ठीक है, तो आज तुम कियारा के साथ सो जाओ, उसी के बेडरूम में और उसी के बेड पर। प्रिया तुरंत प्रशांत की बात को पकड़ते हुए बोली, ये कैसी बात कर रही हो प्रिया? कियारा ने शर्माते हुए प्रिया से पूछा। लगता है इस चम्मच में कुछ खराबी है, ये बार बार मुझ पर ही आकर क्यों रुक रही है? मैं उसको दोबारा घुमाता हूं। कहते हुए प्रशांत ने दोबारा से चम्मच को घुमा दिया। क्योंकि तुम चीटिंग कर रहे हो, प्रिया ने कहा। तभी अचानक चम्मच प्रिया के सामने आकर रुक गई। अरे ये क्या हुआ? वाकई इस चम्मच में कुछ खराबी है, प्रिया ने चम्मच को देखते हुए कहा। अब तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। यह बताओ कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं और कितनों के साथ तुम इंटीमेट हुई हो? विजय ने प्रिया को देखते हुए मजाकिया अंदाज में पूछा। ऐसे फालतू सवालों के लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। प्रिया ने अपने ग्लास को मेज पर रखा और मुक्का तानती हुई विजय की तरफ बढ़ी। विजय ने अपने आप को बचाने के लिए कुर्सी को पीछे किया और हंसते हुए बोला, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा प्रिया, सिर्फ एक। प्रिया ने उंगली से प्रशांत की तरफ इशारा किया। प्रशांत ने शर्माते हुए अपने बालों पर हाथ फेरा और कहा, यस, शी इज राइट, मैं इसका साक्षी हूं। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा तो ब्रेकअप हुए बहुत समय हो चुका है। ब्रेकअप के बाद क्या पता प्रिया कभी कभी किसी और से भी मिलती हो। विजय ने कुटिल मुस्कान के साथ प्रिया को देखते हुए पूछा। वाहियात, अश्लील, बहुत ही गंदा सवाल। प्रशांत और प्रिया ने एक साथ ये बोला। प्रिया वापस अपनी चेयर पर बैठ गई। मैं तो सिर्फ गेम खेल रहा हूं, तुम सब लोग एक साथ मिलकर मुझ पर धौंस जमा रहे हो। कहते हुए विजय ने एक बार और चम्मच को घुमा दिया। ओ देखो, ये चम्मच फिर से प्रिया के सामने ही रुकी। इसका मतलब तुम्हें सच बोलना ही पड़ेगा। विजय ने प्रिया को देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारे किसी भी बकवास सवाल का जवाब नहीं देना है, मैं भी डेयर चुनती हूं। प्रिया ने गुस्सा होते हुए बोला। ठीक है, तो आज रात जब प्रशांत और कियारा एक साथ एक कमरे में रात बिताएंगे, तब तुम भी उनके साथ उसी कमरे में रात बिताना। विजय ने वाइन पीते हुए कहा। क्या बकवास कर रहे हो विजय? प्रशांत ने गुस्से में बोला। मैं कहां बकवास कर रहा हूं, तुम्हारी सोच गंदी है। मैंने तो तुम तीनों को एक कमरे में सिर्फ सोने को कहा। अब तुम इसका कुछ और मतलब निकालोगे तो इससे मैं क्या कर सकता हूं? विजय ने अपनी बात को शातिर ढंग से पलट दिया। एक बार और चम्मच घुमाते हैं। इस कमीने विजय की बारी क्यों नहीं आ रही? प्रिया ने चम्मच को घुमाते हुए कहा। आज भगवान मेरे साथ है। कहते हुए विजय जोर से हंसने लगा। तभी अचानक चम्मच कियारा के बगल में रखी हुई खाली कुर्सी के पास जाकर रुकी। ये देखकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अब ये गेम कैसे आगे बढ़ाएंगे? कियारा ने पूछा। विजय ने अपने दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़ते हुए नाटकीय अंदाज में बोला। श्रीमान या श्रीमती जी, आप जो कोई भी है, क्या आप हमारे साथ ये खेल खेलना चाहेंगे? तो आप इस कुर्सी पर विराजमान हो जाइए। विजय, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें सच में लगता है कि कोई भूत हमारे साथ ये गेम खेलेगा? प्रिया ने अपने बगल वाली कुर्सी को हिलाते हुए कहा कि तभी सामने रखी हुई मोमबत्ती अचानक से झिलमिलाने लगी। विजय ने प्रिया की बात को नजरअंदाज किया और अपनी जेब से पेन और कागज निकाल लिया। फिर कागज की 2 पर्ची बनाई जिस पर ट्रुथ एंड डेयर लिखा था। दोनों पर्चियों को खाली कुर्सी के सामने रखते हुए विजय ने पूछा, तुम ट्रुथ खेलना चाहोगे या डेयर? देखते ही देखते चम्मच अपने आप घूमने लगी और ट्रुथ के सामने रुक गई। ये देखकर सबके होश उड़ गए। डर के मारे कियारा का मुंह खुला का खुला रह गया। अचानक कियारा को लगा कि उसके बगल वाली कुर्सी पर ही कोई बैठा था। विजय ने खाली कुर्सी से पूछा, क्या तुम्हारे साथ यहां पर और कोई भी है जो खेलना चाहता है? इतना कहते हुए विजय ने चम्मच को घुमाया। चम्मच प्रिया के बगल वाली खाली कुर्सी पर जाकर रुक गई। ये देखकर प्रिया सहम गई और उसने अपने बगल में रखी हुई खाली कुर्सी पर हाथ रखा और बोली, यहां पर तो कोई नहीं है। तभी हवा चली
और मोमबत्ती अपने आप झिलमिलाने लगी और हवा चलने लगी और मेज पर रखी ट्रूथ एंड डेयर की किताब के पन्ने हवा से खुलने लगे और एक पन्ने पर आकर हवा चलना बंद हो गई। विजय ने वो पन्ना पढ़ा। उस पर लिखा था, क्या तुमने कभी खून किया है? विजय के सवाल पूछते ही चम्मच अपने आप घूमी और हां लिखी हुई पर्ची पर जाकर रुक गई। सब टेंशन में आ गए। अब सबको यकीन हो गया था कि वहां पर उन चारों के अलावा भी और लोग थे जो ये गेम खेल रहे थे। देखते ही देखते वो चम्मच अपने आप घूमने लगा और अचानक ही रुक गया। इस बार वो चम्मच विजय के बगल में रखी हुई खाली कुर्सी को दिखा रहा था। क्या मेरे बगल में कोई है? विजय ने धीरे से अपने बगल की खाली कुर्सी को देखते हुए बोला। इस कमरे में और कितने लोग हैं जो ये गेम खेलना चाह रहे हैं? विजय ने कहा। किताब के पन्ने फिर से अपने आप पलटने लगे और फिर एक जगह पर आकर रुके। विजय ने किताब को दोबारा पढ़ा। आज तुम किसको मारना चाहोगे? विजय ने किताब को पढ़ते हुए कहा। जैसे ही विजय ने यह सवाल पढ़ा कि चम्मच फिर से घूमी और थोड़ी देर बाद अपने आप रुक गई। चम्मच की दिशा देखकर चारों लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ये चम्मच इस बार मेरे सामने आकर क्यों रुकी है? विजय घबराया हुआ प्रशांत को देख रहा था। ये बेकार किताब यहां पर किसने रखी? विजय ने किताब को बंद करते हुए गुस्से से बोला। मुझे नहीं पता कि यह किताब यहां कैसे आई। लगता है बहुत समय से यहां पर पड़ी हुई है, कियारा ने कहा। बेकार किताब है और यह गेम भी बहुत बेकार है, मुझे नहीं खेलना। कहते हुए विजय वहां से उठ गया। फिर गुस्से में आकर विजय ने किताब को एक कोने में फेंक दिया और अपनी बगल में रखी हुई कुर्सी को जोर से लात मारी। तभी कमरे में तेज ठंडी हवा चलने लगी। सारी खिड़कियां तो बंद है, फिर ये हवा कहां से आ रही है? कियारा ने घबरा कर कहा। तभी विजय का शरीर अकड़ने लगा। उसकी आंखें ऊपर की ओर खिंचने लगी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और वो जमीन पर गिर गया। ये देख प्रिया, कियारा और प्रशांत हक्के बक्के रह गए। प्रिया और कियारा तुरंत विजय के पास पहुंचे, जो अब जोर जोर से कांपने लगा था। प्रशांत ने तुरंत अपने दादाजी की लाठी उठाई और विजय के पास भाग कर आया। हट जाओ प्रिया, प्रशांत ने कहा और लाठी से विजय को हल्के से मारने लगा। जैसे ही दादाजी की लाठी विजय के शरीर को लगी, वैसे ही विजय के मुंह से कराहने की आवाज आने लगी। विजय चिल्लाया और उसकी आवाज के साथ किसी औरत के चिल्लाने की भी आवाज आई। औरत के चिल्लाने की आवाज बहुत ही तीखी और पैनी थी। प्रिया और कियारा ने अपने कान बंद कर लिए। थोड़ी देर ऐसा करने के बाद विजय शांत हुआ और जब उसे होश आया तब वो अपना सर पकड़ते हुए जमीन पर बैठ गया। ये सब क्या हो रहा है? मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है, जैसे मुझे किसी ने लाठी से मारा हो। विजय ने अपने आप को छूते हुए बोला। अब प्रशांत को महसूस हुआ कि वो ठंडी हवा का झोंका उसकी तरफ बढ़ रहा था। प्रशांत ने दादाजी की लाठी को अपने मुंह के सामने रख लिया। इससे पहले कि प्रशांत कोई दूसरा कदम उठाता, छोटा राक्षस प्रशांत की जेब से निकला और अपना मुंह खोलते हुए हवा को निगलने की कोशिश करने लगा। उसके मुंह खोलते ही पूरा कमरा एक तीखी आवाज से भर गया। ठंडी हवा का झोंका फिर से प्रशांत की तरफ बढ़ने लगा। मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज है, मगर जो भी है इस छोटे राक्षस के लिए भी हानिकारक हो सकती है। क्या पता ये किसी और तरह का जाल हो, प्रशांत ने कहा और तुरंत छोटे राक्षस को आवाज लगाई। वापस जेब में आ जाओ, जल्दी करो, प्रशांत चिल्लाया। सब लोग प्रशांत की जेब में से निकले हुए जीव को देखकर हैरान थे। उन्होंने पहले उस छोटे राक्षस को कभी नहीं देखा था। वो क्या था? प्रिया ने सहमे हुए पूछा। उस कमरे में कौन सी अनजान शक्तियां थी? जब प्रशांत के दोस्तों को छोटे राक्षस के बारे में पता चलेगा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? प्रशांत और उसके दोस्त किसके बिछाए हुए जाल में फंस गए थे? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। प्रशांत की जेब में उस छोटे राक्षस को देखकर प्रिया ने पूछा, वो छोटी सी चीज क्या थी प्रशांत?
तुम्हारे पास कोई खिलौना है प्रशांत? कियारा ने प्रशांत से पूछा। वो जो भी है उसे अनजान व्यक्तियों से मिलना पसंद नहीं है, प्रशांत ने अपनी जेब को कस के पकड़कर कहा। तभी वो ठंडी हवा चलनी बंद हो गई और कमरे का माहौल धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। सब लोगों ने चैन की सांस ली। तभी प्रिया ने फिर से पूछा, लेकिन वो था क्या तुम्हारी जेब में प्रशांत? उसे दिखाओ प्रशांत, हो सकता है उसे सुंदर औरतों से मिलना अच्छा लगता हो। कियारा ने आंखें मटकाते हुए कहा, या फिर वो एक औरत हो और एक हैंडसम आदमी से मिलना चाहती हो। विजय भी प्रशांत के पास आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक छोटा सा जीव है, प्रशांत ने कहा और अपनी जेब को थपथपाया। छोटा राक्षस प्रशांत की जेब से निकलकर उसकी हथेली पर आकर बैठ गया। ये तो बहुत ही छोटा है, प्रिया ने अपनी बोहें टेढ़ी करते हुए कहा। और इसकी आंखें देखो, कितनी बड़ी और काली हैं। कियारा ने झुकते हुए उस छोटे से जीव को देखा। क्या ये बोल सकता है? विजय ने पूछा। उन सबको अपनी तरफ ताकते हुए देखकर छोटा राक्षस बेचैन हो गया और कूदकर प्रशांत की जेब में छिप गया। इसके बारे में अभी मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बता सकता, प्रशांत ने कहा। प्रिया, कियारा और विजय एक दूसरे को देखने लगे। तभी प्रशांत ने अपने दादाजी की लाठी प्रिया को देते हुए कहा, तुम इसे अपने पास रखकर सो जाओ। मुझे इस लाठी की जरूरत नहीं है, इसे कियारा को दे दो, उसे तो लड़ना भी नहीं आता है। प्रिया बोली, तुमसे जितना कहा है उतना ही किया करो, प्रशांत ने घूरते हुए प्रिया से बोला। तभी प्रशांत की नजर अपनी कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर वो कलावा नहीं था। हैरान होकर प्रशांत ने अपनी जेब में टटोलना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि अभी तक वो कलावा मेरी कलाई पर ही था, प्रशांत अपने आप से कह रहा था। क्या तुम इसे तलाश रहे हो? प्रिया ने अपनी जेब से उस कलावे को निकालते हुए कहा। ये तुम्हारे पास कैसे आया? प्रशांत ने कहा। आंख वाले हादसे के दौरान ये प्यारेलाल चाचा के पास आ गया था। अस्पताल में भर्ती करते समय मैंने इसको अपने पास रख लिया था, मुझे लगा ये तुम्हारा होगा। प्रिया ने कलावा प्रशांत को पकड़ाते हुए कहा। शायद मेरी याददाश्त में कमी आने लगी है। खैर, ये कलावा तुम अपने पास रख लो कियारा, प्रशांत ने कलावा कियारा के हाथ पर बांधते हुए कहा। अब तुम दोनों कमरे में जाओ और सो जाओ, प्रशांत ने प्रिया और कियारा को आदेश दिया। और मेरे लिए? विजय ने प्रशांत से पूछा। तुम ये रख लो, प्रशांत ने मेज से वाइन की बोतल उठाकर विजय को दी। ये बोतल मेरी रक्षा कैसे करेगी? तुम्हें क्या लगता है वो चुड़ैल मेरे पास आएगी और मुझसे वाइन की बोतल मांगेगी? विजय ने प्रशांत से मजाक करते हुए कहा। तुम मुझे बुला लेना, मेरे पास तुम्हारी रक्षा के लिए और कुछ नहीं है। अब तुम भी जाकर थोड़ा आराम कर लो, आज तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, प्रशांत ने विजय से कहा। तुम कहां जा रहे हो? प्रिया ने प्रशांत से पूछा। मैं एक बार इस विला का चक्कर लगाने जा रहा हूं, देखता हूं कहीं आसपास कुछ अटपटा और अजीब तो नहीं है, प्रशांत ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। प्रशांत सिंह विला में टहल रहा था और आसपास गौर से देख रहा था। इनका बंगला वाकई में बहुत बड़ा है, पूरे घर की परिक्रमा लगाते हुए मुझे 1 घंटा हो गया, मगर वास्तव में ये है इतना सुंदर कि 1 घंटा भी पता नहीं चला, प्रशांत ने अपने आप से कहा। तभी अचानक प्रशांत को दीवार के पास एक आकृति दिखी। वो चौकन्ना हो गया और बोला, वहां कौन है? मैंने सबको सख्त हिदायत दी थी कि घर के अंदर रहना, फिर ये कौन आ गया? कहते हुए प्रशांत दबे कदमों से दीवार के पास जाने लगा। वहां पास में पहुंचते ही प्रशांत के चेहरे के गंभीर भाव गुस्से में बदल गए। अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कमरे में जाकर सो जाना, प्रशांत ने उस आकृति को चिल्लाते हुए कहा। अरे प्रशांत भाई, गुस्सा मत हो, ये 30 साल पुरानी वाइन इतनी ज्यादा तेज थी कि मुझे बहुत ज्यादा नशा होने लगा। थोड़ा अपने नशे को कम करने के लिए मैं किचन से नींबू पानी उठा लाया हूं, विजय ने प्रशांत से कहा। तो नींबू पानी पीकर सो जाते, यहां क्या कर रहे हो? प्रशांत ने विजय का हाथ पकड़ते हुए कहा। तो नहीं जा रहा था मगर उल्टी आने लगी, इसलिए दौड़ता हुआ बाहर आ गया, विजय ने प्रशांत को जमीन की तरफ इशारा करते हुए दिखाया। प्रशांत ने अपनी नाक सिकोड़ी और विजय का हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो यहां से, एक और नींबू पानी की बोतल है,
अगर चाहिए तो तुम भी पी लो। विजय ने प्रशांत को बोतल पकड़ाते हुए कहा। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है गेम में जो भी कुछ हुआ वो सच था? विजय ने प्रशांत के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। क्या मतलब? प्रशांत ने कहा, मेरा मतलब क्या तुम्हें लगता है कि आज रात कोई मुझे मारने वाला है? विजय ने डरते हुए पूछा। अरे बकवास मत करो, ये प्लानचेट जैसे गेम मैंने बहुत देखे हैं, ये सब सच नहीं होते। प्रशांत ने विजय को दिलासा देते हुए कहा। ठीक है, तो फिर एक काम करो, तुम मेरे कमरे में जाकर सो जाओ और मैं तुम्हारे कमरे में सो जाता हूं। विजय ने प्रशांत से कहा। ठीक है, अगर ऐसा करने से तुम्हें शांति मिलती है तो जाओ मेरे कमरे में जाकर सो जाओ। प्रशांत ने विजय को वहां से भेजते हुए कहा। विजय को जाता हुआ देखकर प्रशांत ने नींबू पानी की बोतल को उठाया और विजय के कमरे की तरफ जाने लगा। दूसरी ओर बाथरूम में कियारा नहा रही थी। वाइन पीने और गेम खेलने के बाद बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। अच्छा किया जो ठंडे पानी से नहा लिया, अब चैन की नींद आएगी। कियारा ने खुद से कहते हुए शॉवर को बंद किया और अपने गीले बदन पर तौलिया लपेट लिया। तभी अचानक उसने अपने कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। कियारा ने धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोला और बाहर झांका और बेड पर प्रशांत को देखकर हैरान हो गई। प्रशांत बेड पर सोया हुआ था। एक्चुअली प्रशांत थकान और वाइन के नशे में विजय के नहीं बल्कि कियारा के कमरे में आ गया था। ये उसे पता ही नहीं था। वाह, इस कमरे में तो बहुत मोहक खुशबू आ रही है और ये बेड कितना नरम है। प्रशांत ने अपने तकिए को कसकर पकड़ते हुए कहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों पर सो रहा हूं। प्रशांत नींद में बुदबुदाने लगा। बाथरूम में खड़ी कियारा अपने आप से बोली, प्रशांत मेरे बेड पर क्या कर रहा है? कहीं उसने ट्रूथ एंड डेयर वाली बात को सीरियसली तो नहीं ले लिया? या फिर प्रिया ने कहीं इसे जबरदस्ती तो मेरे कमरे में नहीं भेज दिया? फिर कियारा ने कुछ सोचा और बाथरूम से बाहर आकर अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गई। उसने अपनी नाजुक उंगलियों को प्रशांत के चेहरे पर फेरना शुरू कर दिया। प्रशांत बहुत गहरी नींद में था। कियारा की उंगलियां उसके चेहरे पर पड़ी तो वो नींद में मुस्कुराने लगा। प्रशांत ने करवट ली और आंखें खोली और अचानक ही अजीब सा मुंह बनाते हुए बेड से उठ गया। प्रशांत सीधे दौड़ता हुआ बाथरूम में गया और उल्टी करने लगा। विजय ने ठीक कहा था, यह 30 साल पुरानी वाइन वाकई में बहुत तेज थी। प्रशांत ने अपने चेहरे को शीशे में देखा। उल्टी करने के बाद उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने नहाने की सोची और ठंडे पानी से नहाकर वो टॉवल लपेटकर बाथरूम से बाहर आया। उधर प्रिया को अपने कमरे में अकेले नींद नहीं आ रही थी। क्या सच में प्रशांत कियारा के कमरे में होगा? मुझे चलकर देखना चाहिए, खुद से कहती हुई प्रिया झट से अपने बेड से उतरी और प्रशांत के कमरे की तरफ जाने लगी। प्रशांत के कमरे का दरवाजा खोलकर प्रिया ने अंदर झांका। कमरे के अंदर से किसी के खर्राटे लेने की आवाज आ रही थी। उस आदमी ने चादर ओढ़ रखी थी। उसको देखकर प्रिया को अपना पास्ट याद आ गया। प्रशांत के बारे में सोचते ही प्रिया के शरीर में एक लहर सी दौड़ उठी। वो प्रशांत के पास जाने से खुद को रोक नहीं पाई। मुझे पता है प्रशांत कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मगर क्या सिर्फ एक रात के लिए आज हम दोनों? प्रिया ने खुद से इतना कहा और धीरे से जाकर उस आदमी की चादर के अंदर लेट गई। प्रिया ने अपना हाथ उस आदमी के हाथ पर फिराया और उसकी हथेली को कसकर पकड़ लिया। तभी अचानक विजय की आंख खुल गई और उसने प्रिया को अपने करीब पाया। अरे तुम यहां क्या कर रही हो? विजय हड़बड़ाता हुआ उठ गया। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी प्रिया, क्या तुम मेरे साथ? इससे पहले कि विजय आगे कुछ कह पाता, प्रिया ने उसको रोकते हुए पूछा, तुम प्रशांत के कमरे में क्या कर रहे हो? उस डाइनिंग रूम वाले भूत से बचने के लिए मैं प्रशांत के कमरे में आकर सो गया। मुझे क्या पता था कि तुम्हारा और प्रशांत का कुछ और प्लान था। विजय ने अपनी आंखों को घुमाते हुए बोला, शट अप, शांति से सो जाओ और खबरदार जो इसके बारे में किसी से कहा। प्रिया जल्दी से विजय के कमरे से बाहर चली गई। फिर उसने जाकर विजय के कमरे में एक नजर डाली। वहां पर कोई नहीं था। इसका मतलब मेरा शक सही निकला।
प्रशांत जरूर कियारा के कमरे में होगा। प्रिया ने अपने आप से कहा और कियारा के कमरे की तरफ चलने लगी। उधर कियारा के कमरे में प्रशांत जैसे ही बेड पर आकर लेटा, उसे अपने बेड पर किसी और के होने का एहसास हुआ। प्रशांत ने करवट ली तो उसने एक लड़की की आवाज सुनी। कियारा तुम? प्रशांत चौंक कर बेड पर बैठ गया। कियारा के शरीर पर सिर्फ एक टॉवल लिपटी हुई थी। प्रशांत उसके कोमल शरीर को देख पा रहा था। फिर प्रशांत को समझ आया कि करवट लेने की वजह से नींबू पानी की बोतल खुल गई और सारा पानी कियारा पर गिर गया था। तुम यहां क्या कर रही हो? और तुम्हारे ऊपर ये पानी? ओ सॉरी। कहते हुए प्रशांत ने बेड के पास रखे हुए टिश्यू पेपर को उठाया और कियारा को पोंछने लगा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और प्रिया धड़धड़ाते हुए अंदर आ गई। प्रिया ने आकर देखा कि प्रशांत टिश्यू से कियारा के बदन को पोंछ रहा था। ये देखकर उसके गुस्से की सीमा न रही। मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। गेम खेलते समय मैंने तो मजाक किया था, मगर तुम दोनों यहां कोई मजाक करते हुए नहीं दिख रहे हो। प्रिया ने अपनी कमर पर हाथ रखकर चिल्लाया। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। मेरा मतलब हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। प्रशांत प्रिया को समझाने की कोशिश कर रहा था। झूठ मत बोलो प्रशांत, अगर तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है तो छुपा क्यों रहे हो? प्रिया ने कहा और गुस्से में कमरे से बाहर जाने लगी। प्रशांत ने पलटकर कियारा को देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और चेहरा शर्म से लाल हो गया था। मुझे पता नहीं था कि प्रिया इसका गलत मतलब निकालेगी, कियारा ने सिसकते हुए कहा। प्रिया को मैं समझा लूंगा, तुम रोना बंद करो। प्रशांत अपने हाथों से कियारा की आंख के आंसू पोंछने लगा। तभी प्रशांत की नजर कियारा के शरीर पर गई। कियारा के शरीर पर लिपटी हुई टॉवल अब ढीली हो चुकी थी। प्रशांत पल भर के लिए खुद पर से काबू खो बैठा और सपना देखने लगा कि वो दोनों एक साथ थे और उन दोनों के बच्चे भी हो गए। तभी अचानक घाट के पुजारी की आवाज प्रशांत के दिमाग में गूंजने लगी। तुम जितना लोगों के करीब जाओगे उन पर खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। और वो उस सपने से बाहर आया। एक गहरी सांस लेते हुए प्रशांत ने अपनी आंखें बंद करके अपनी भावनाओं को काबू में करने की कोशिश की। फिर प्रशांत ने धीरे से कियारा से बोला, मुझे माफ कर दो कियारा, मैं किसी भी औरत के करीब नहीं जा सकता। मैं ना तो प्रिया के करीब जाकर उसकी सुरक्षा कर सकता हूं और ना मैं तुम्हारे करीब आकर तुम्हें प्रेम दे सकता हूं। प्रशांत पलटकर बेड से उठ गया और अपने कपड़े पहनने लगा। कियारा ने रोते हुए प्रशांत को रोका और कहा, प्रशांत, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। इतना कहते हुए कियारा ने कसकर प्रशांत को पीछे से पकड़ लिया। प्रशांत ने अपने आप पर काबू पाया और पलटकर एक चादर उठाई। फिर उसने कियारा के ऊपर वो चादर डाल दी और कहा, तुम्हें मुझसे बेहतर कोई मिल जाएगा। मुझे और कोई बेहतर नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए प्रशांत। सच बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? कियारा ने पूछा। प्रशांत के पास कियारा के सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं ये सब नहीं कर सकता। अब मेरी जिंदगी एक आम आदमी की जिंदगी नहीं रही। मैंने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा है और तुम्हें पता है जिस दलदल के अंदर मैं फंस चुका हूं, वहां मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। प्रशांत ने बिना कियारा को देखते हुए कहा और कमरे से बाहर चला गया। क्या प्रशांत के दिल में कियारा के लिए मोहब्बत थी? क्या प्रशांत और कियारा कभी एक हो पाएंगे? क्या प्रशांत इस होरी नुमा दलदल से कभी बाहर निकल पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। प्रशांत रोती हुई कियारा को उसके कमरे में छोड़कर बाहर आ गया। कियारा के कमरे से बाहर आते ही उसने दरवाजा बंद किया और अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछा। मुझे प्रिया को भी समझाना पड़ेगा, पता नहीं वो क्या सोच रही होगी। खुद से कहते हुए प्रशांत प्रिया के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने प्रिया को कमरे के बाहर बालकनी में बैठे हुए देखा। अब यहां मुझे क्या समझाने आए हो? प्रिया ने प्रशांत को देखते ही बोला, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हें कुछ भी करने की खुली छूट है। तुम कियारा को अकेला छोड़कर यहां क्या कर रहे हो? प्रिया ने प्रशांत से रूखे स्वर में कहा। प्रशांत प्रिया के बगल में आकर बैठ गया और बोला, मैं कियारा को बहुत पसंद करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर ना तो मैं उससे शादी कर सकता हूं और ना हमारे बच्चे हो सकते। मैं तुम्हारे साथ भी अपना परिवार नहीं बना सकता हूं।
वास्तव में मैं किसी भी औरत के करीब नहीं जा सकता हूं। यह सुनकर प्रिया का दिल पसीज गया। उसने प्रशांत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम यंग हो और तुम्हारी अपनी जरूरतें हैं, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जो भी मेरे करीब आएगा वो मुझसे पहले होरी की बलि चढ़ जाएगा। अपने जिंदा रहते मैं ये कभी नहीं देख पाऊंगा। अपने स्वार्थ के लिए मैं किसी और को नुकसान नहीं पहुंचने दे सकता, प्रशांत ने कहा। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और कहा, हो सकता है हमारे बीच कुछ ना हो, मगर ये तो मान सकते हो कि हम सब एक परिवार हैं। तुम, मैं, विजय, क्या हम एक परिवार से कम हैं? विजय तो हमारे बच्चे की तरह है। ये कहकर प्रिया हंसने लगी। विजय जैसा बच्चा? बाप रे, प्रशांत ने कहा और सामने देखने लगा। तभी प्रिया की नजर भी सामने की ओर गई। उन दोनों ने वहां सामने कुछ देखा। प्रिया ने प्रशांत को कोहनी मारते हुए कहा, क्या वहां पर तुम्हें भी कोई आदमी दिख रहा है? हाँ, दीवार के पास मुझे भी कोई दिख रहा है, प्रशांत ने कहा। ऐसा लग रहा है जैसे उसका आधा चेहरा जला हुआ है, प्रिया ने कहा। जला हुआ चेहरा? कहीं ये... प्रशांत ने इतना ही कहा और बालकनी की लाइट ऑन की। अरे ये तो वाकई में सुनील है, प्रिया ने कहा। प्रिया ने धीरे से झुकते हुए दादाजी की लाठी को उठा लिया। क्या मैं अभी जाकर उसको पकड़ लूं? प्रिया ने प्रशांत से पूछा। प्रशांत ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, संभल के, हड़बड़ी में कोई भी कदम मत उठाना। प्रिया और प्रशांत सुनील को घूर रहे थे। सुनील ने फैक्ट्री के कर्मचारी जैसे कपड़े पहने हुए थे। उसने अपने गले पर उंगली फेरते हुए प्रशांत को इशारा किया। यह हमें मारने की धमकी दे रहा है, प्रशांत ने कहा। प्रिया को भी गुस्सा आ गया। उसने अपनी बीच की उंगली सुनील को दिखाई। अपने आप को समझता क्या है, प्रिया ने गुस्से से कहा। फिर उसने प्रशांत को देखा और पूछा, अब क्या करें? प्रशांत कुछ प्लान बनाने ही वाला था कि अचानक उन दोनों को एक चीख सुनाई दी। किसी लड़की के चीखने की आवाज आ रही है, प्रशांत ने कहा। अरे ये तो कियारा की आवाज है, कहती हुई प्रिया कियारा के कमरे की तरफ दौड़ने लगी। प्रशांत भी प्रिया के पीछे दौड़ने लगा। जब दोनों कियारा के कमरे में आए तब उन्होंने देखा कि कियारा एक कोने में डरी हुई बैठी थी और कांप रही थी। क्या हुआ? प्रशांत ने पूछा। बाथरूम में कोई है, मुझे किसी की आवाज सुनाई दी, कियारा ने डरते हुए प्रशांत से कहा। प्रिया, तुम कियारा को संभालो, मैं बाथरूम में चेक करता हूं, कहते हुए प्रशांत ने बाथरूम का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही प्रशांत चौंक उठा और बोला, तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता मैं यहां कैसे आया, रुद्रांश ने परेशान होते हुए बोला। मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, जब मेरी आंख खुली तो मैं यहां था। मैंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की मगर यह दरवाजा खुल ही नहीं रहा था, रुद्रांश ने बाथरूम के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। प्रशांत को रुद्रांश का बर्ताव थोड़ा अजीब लगा। कौन सा दरवाजा? प्रशांत ने पूछा। रुद्रांश ने बाथरूम के दरवाजे की तरफ इशारा किया। अरे अभी तुम्हारे सामने मैं इसी दरवाजे से अंदर आया, कहते हुए प्रशांत ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अरे ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? प्रशांत ने कहा। मैं भी तो यही कह रहा था, पीछे से रुद्रांश की आवाज आई। प्रशांत ने दरवाजे के नॉब को घुमाने की कोशिश की, फिर उसने लात मार के दरवाजे को खोल दिया, लेकिन तभी वहां अंधेरा छा गया। यह अचानक से अंधेरा कैसे हो गया? प्रशांत ने खुद से कहा। फिर प्रशांत सोच में पड़ गया। रुद्रांश अपने कमरे से कियारा के बाथरूम में कैसे आया? उसके कमरे में तो मैंने यंत्र बनाए थे, उस पर कोई हमला नहीं कर सकता था। इसका मतलब रुद्रांश पर किसी आत्मा का साया है, मगर यह संभव नहीं हो सकता। फिर ये रुद्रांश जैसा दिखने वाला कौन है? प्रशांत के दिमाग में सवाल आया। इतना सोचते ही प्रशांत को समझ आ गया कि गलती कहां हुई थी। तभी अचानक रुद्रांश की आवाज एक औरत के चिल्लाने की आवाज में बदल गई और दो ठंडे हाथ प्रशांत का गला दबाने लगे। प्रशांत पलटकर वार करने वाला था कि उसकी जेब में बैठा हुआ छोटा राक्षस सक्रिय हो गया। वो कूदकर प्रशांत की जेब से निकला और उसने उस औरत पर हमला बोल दिया। प्रशांत को अंधेरे में औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे धीमी होने लगी थी। रुक जाओ, जल्दी से वापस आओ छोटे राक्षस,
प्रशांत ने कहा। छोटा राक्षस भागता हुआ प्रशांत की जेब में आकर बैठ गया। प्रशांत ने अपनी जेब से फोन निकाला और उसकी टॉर्च को ऑन किया। लगता है यहां पर कोई नहीं है, सब कहां चले गए? बाथरूम से बाहर निकलते ही प्रशांत ने आवाज लगाई, कियारा, तुम कहां हो? प्रशांत कमरे से बाहर गया। प्रिया और विजय के कमरे में भी अंधेरा था और वो दोनों भी उनके कमरे में नहीं थे। ये सारे कमरे खाली कैसे हैं? सब लोग कहां गए? प्रशांत ने चिल्लाते हुए कहा। फिर प्रशांत लिविंग रूम में गया, वहां पर भी कोई नहीं था। प्रशांत दंग रह गया और सोचने लगा कि आखिरकार घर के सब लोग कहां चले गए। तभी प्रशांत को बाहर से शोर सुनाई दिया। वो दौड़ता हुआ लिविंग रूम के बाहर गया। तभी उसने देखा वहां पर दो आदमी खड़े थे जिन्होंने अपने चेहरे काले कपड़े से ढके हुए थे। उन्होंने कपड़े भी काले रंग के पहने थे। तुम लोग कौन हो? प्रशांत ने पूछा। उन दोनों आदमियों ने किसी को उनके पीछे छुपाया था। वो अपनी जगह से हटे और उनके पीछे खड़े आदमी को देखकर प्रशांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा? प्रशांत के मुंह से चीख निकली। फिर प्रशांत अपना आपा खो बैठा। छोड़ दो मेरे पापा को, तुम उन्हें कहां लेकर जा रहे हो? कहते हुए प्रशांत ने उनमें से एक आदमी के चेहरे पर मुक्का मारा, लेकिन उसका हाथ उस आदमी से आर पार हो गया। ये देख प्रशांत हक्का बक्का रह गया। तो ये सब एक माया है, प्रशांत ने खुद से कहा। फिर भी प्रशांत अपने पिता को देखकर व्याकुल हो गया। मेरे पापा को छोड़ दो, प्रशांत कहता हुआ उनके पीछे भागने लगा। तभी उसने अपनी आंखों से वो देखा जो उसने एक वीडियो में देखा था। उन दोनों आदमियों ने प्रशांत के पापा को कस के पकड़ा और एक कुल्हाड़ी निकालकर उनका सिर काट दिया। प्रशांत ने वो वीडियो तब देखा था जब वो 5 वर्ष का था। मुझे माफ कर दो पापा, मैं तुम्हारे कातिलों को पकड़ नहीं पाया। मैं तुम्हारी मौत का बदला लेने में असफल रहा। प्रशांत चिल्लाते हुए ये कह रहा था और उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। प्रशांत के कान में अपने पिता के आखिरी शब्द गूंजने लगे, मेरी मौत का बदला लो, हर गुनहगार को मौत के घाट उतार दो। अचानक ही प्रशांत का दिमाग ठनका। उसने रोना बंद कर दिया और सामने हो रहे चित्र को गौर से देखने लगा। गुनहगार कौन है? प्रशांत ने कहा। प्रशांत को अपने पिता की डायरी का पन्ना याद आ गया। उस पर लिखा था, हर आदमी गुनहगार है। प्रशांत को समझ नहीं आया यह सब क्या हो रहा था। कुछ देर बाद उसने अपने आप को संभाला और धीरे धीरे उसे सुनील का षड्यंत्र समझ आने लगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हर आदमी गुनहगार है तो क्या सबको मार देना इस समस्या का हल है? तुम जो भी हो, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। मुझे पता है ये सब मिथ्या है। तुम मेरे पुराने जख्मों को कुरेद कर मुझे दुख नहीं पहुंचा सकते। फिर प्रशांत ने अपनी जेब को थपथपाया और छोटे राक्षस से पूछा, क्या तुम कुछ कर सकते हो? छोटे राक्षस ने प्रशांत की जेब से बाहर झांका और ना में सर हिला दिया। पिछली बार जब मैं ऐसे माया जाल में फंसा था तब दादाजी की लाठी बहुत उपयोगी साबित हुई थी, मगर अभी वो लाठी मेरे पास नहीं है, प्रशांत ने मन में कहा। फिर प्रशांत ने अपनी जेब में हाथ डाला। हाँ, मेरे पास ऐरावत के खून की बोतल है। अघोरी की लाल किताब से एक यंत्र बनाता हूं और मंत्र का उच्चारण करता हूं, शायद कुछ फर्क पड़े। कहते हुए प्रशांत ने ऐरावत के खून की बोतल निकाली और जमीन पर यंत्र बनाने लगा। खून की पहली बूंद जमीन पर गिरते ही धरती कांपने लगी। प्रशांत को ऐसा लगा जैसे भूकंप आने वाला हो। प्रशांत ने बिना रुके यंत्र को पूरा किया और लगातार मंत्र का उच्चारण करता रहा। धीरे धीरे अंधेरा हट गया और कमरे में फिर से रोशनी आ गई। प्रशांत ने आसपास देखा तो वो अपने कमरे में आ चुका था। मतलब ये सब सुनील का मायाजाल था, प्रशांत ने खुद से कहा। तभी उसके कंधे पर एक हाथ आया और एक आवाज आई, क्या कर रहे हो प्रशांत? प्रशांत ने पलटकर देखा तो वहां रुद्रांश खड़ा था। प्रशांत ने अपने इर्द गिर्द देखा और बोला, रोशनी वापस आ गई है, घर के बाकी लोग कहां हैं? कहते हुए प्रशांत भागते हुए विजय के कमरे में गया। विजय अपने कमरे में उदास बैठा था। विजय, तुम ठीक हो? प्रशांत ने विजय को झकझोर कर पूछा, मगर विजय ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर प्रशांत दौड़ता हुआ प्रिया के कमरे में गया।
प्रिया भी किसी सदमे में थी। उसने भी प्रशांत के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। रुद्रांश और प्रशांत दोनों दौड़ते हुए कियारा के पास गए। कियारा अपने कमरे में एक कोने में बैठी हुई रो रही थी। क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें कियारा? तुम रो क्यों रही हो? रुद्रांश ने कियारा को कंधे से पकड़ा। प्रशांत उन सब की हालत देखकर हैरान हो गया। फिर उसको एहसास हुआ कि वो सब क्यों इतने सदमे में थे। वो समझ गया कि जिसने भी वो माया जाल बुना था और उसके पापा को मारने की घटना उसके सामने लाकर रख दी थी, वैसे ही उसने बाकी सबकी जिंदगियों की किसी घटना को उनके सामने लाकर रख दिया होगा। फिर प्रशांत रुद्रांश की तरफ पलटा और उसने पूछा, तुम मेरे पास उस कमरे में कैसे आए थे रुद्रांश? मैं अपने कमरे में सो रहा था। अचानक मुझे सबके रोने की आवाज सुनाई दी। जब मैं भागता हुआ आया तब मैंने तुम्हें कमरे के बाहर देखा, रुद्रांश ने प्रशांत को बताया। इससे पहले तुम कियारा के बाथरूम में नहीं आए थे? प्रशांत ने बाथरूम वाली घटना को याद करते हुए पूछा। रुद्रांश प्रशांत की बात को सुनकर घबरा कर बोला, नहीं, मैं कियारा के बाथरूम में क्यों जाऊंगा? ओह, मतलब ये 100% एक गहरा मायाजाल फैलाया गया था। प्रशांत को अब यह बात कंफर्म हो गई थी। प्रशांत ने रुद्रांश से कहा, मैं भी इसमें फंस गया था और जब मुझे यह एहसास हुआ कि वो सब वहम है तो मैं उसमें यंत्र बनाकर बाहर निकल गया। लगता है बाकी सब लोग अब भी उसमें फंसे हुए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। प्रशांत ने रुद्रांश को समझाया। मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? मैंने अभी तक उनको देखा नहीं। रुद्रांश ने प्रशांत से कहा, चलो उनके कमरे में चलते हैं। प्रशांत का इतना कहना ही था कि बलराम के कमरे से किसी के चीखने की आवाज आई। ये तो मम्मी की आवाज है। कहते हुए रुद्रांश अपने माँ बाप के कमरे की तरफ भागने लगे। प्रशांत भी उसके पीछे पीछे चल दिया। बलराम के कमरे का नजारा देखकर प्रशांत और रुद्रांश दोनों सहम गए। जमीन पर गिरी हुई मालिनी के सर से खून बह रहा था। रुद्रांश दौड़कर उनके पास गया और बोला, मम्मी, ये तुम्हें क्या हो गया? उसने मालिनी का सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। प्रशांत, ये बेहोश हो गई है। लगता है इनको किसी ने मारा है, रुद्रांश ने कहा। प्रशांत सामने खड़े हुए बलराम को देख रहा था। बलराम के हाथ में एक डंडा था। प्रशांत धीरे धीरे बलराम की तरफ आगे बढ़ा और बोला, मिस्टर सिंह, ये डंडा मुझे दे दो। खबरदार जो तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए बलराम ने डंडे को हवा में घुमाना शुरू कर दिया। प्रशांत ने बलराम की आंखों को देखा और समझ गया कि बलराम को किसी ने अपने वश में कर रखा है। मम्मी की हालत बहुत खराब है, रुद्रांश ने रोते हुए प्रशांत से कहा। प्रशांत ने मालिनी की तरफ देखा और रुद्रांश से कहा, हॉस्पिटल फोन करके जल्दी से एम्बुलेंस बुला लो। रुद्रांश ने अपनी जेब से फोन निकाला और हॉस्पिटल फोन कर दिया। प्रशांत अभी भी बलराम को काबू में पाने के लिए कोशिश कर रहा था। मिस्टर सिंह, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? प्रशांत ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, वैसे ही बलराम ने फिर से अपना डंडा घुमाना शुरू कर दिया। अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बलराम ने कहा। इनको वशीकरण से निकालना बहुत जरूरी है। अब मैं जैसा कहूं वैसा करते जाओ रुद्रांश, प्रशांत ने कहा। क्या प्रशांत बलराम को ठीक कर पाएगा? क्या प्रशांत के दोस्त उस वशीकरण से बाहर निकल पाएंगे? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। सिंह विला में बलराम और मालिनी के कमरे में खड़े प्रशांत ने रुद्रांश से कहा, इन सब पे किसी ने वशीकरण किया है। ये सब अपने अतीत में खोए हुए हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बलराम अभी भी डंडा हाथ में लिए प्रशांत को घूर रहे थे। तो अब इन्हें ठीक कैसे किया जाएगा? रुद्रांश ने पूछा। तुम एक काम करो, किचन से एक स्टील की चम्मच और कटोरी लेकर आओ, मैं कुछ करता हूं, प्रशांत ने कहा। रुद्रांश जल्दी से किचन से कटोरी और चम्मच ले आया। प्रशांत ने एक बार जोर से उस खाली कटोरी को चम्मच पे मारा और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। जैसे ही उस आवाज का कंपन रुक गया, प्रशांत ने फिर से कटोरी को चम्मच से मारा। मिस्टर सिंह, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? प्रशांत ने पूछा। कटोरी की आवाज को सुनकर बलराम के चेहरे के भाव बदलने लगे। लगता है इनको होश आ रहा है।
रुद्रांश ने कहा। प्रशांत ने कटोरी और चम्मच को कई बार बजाया। थोड़ी देर के प्रयास के बाद बलराम होश में आ गए थे। मिस्टर सिंह, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा बेटा है रुद्रांश। प्रशांत ने बलराम को देखते हुए कहा। मेरा बेटा? बलराम सिंह ने हैरानी के साथ कहा। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो नींद से जगे हों। ये डंडा मेरे हाथ में क्यों है? कहते हुए बलराम ने डंडे को देखा और अपने से दूर फेंक दिया। फिर अचानक उनका ध्यान मालिनी पर गया। वो जमीन पर गिरी हुई दिखी। अरे मालिनी, ये तुम्हें क्या हुआ? अरे इसका तो खून बह रहा है और ये बेहोश भी हो गई है। बलराम सिंह ने घबरा कर कहा। फिक्र मत करो डैड, एम्बुलेंस बुलाई है, रुद्रांश ने बताया। ये सब क्या हो रहा था और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं बहुत गहरी नींद में हूं। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, बलराम ने प्रशांत से कहा। शुक्र है ये नुस्खा आप पर चल गया। अभी मुझे बाकी लोगों को भी संभालना है। रुद्रांश, तुम अपने माता पिता को देखो, मैं बाकी सबको जाकर होश में लाता हूं। कहते हुए प्रशांत कटोरी और चम्मच को लेकर वहां से चला गया। उसने कटोरी और चम्मच को कई बार विजय, प्रिया और कियारा के सामने बजाया, लेकिन वो लोग होश में नहीं आ रहे थे। उसके बाद प्रशांत ने अघोरी की लाल किताब जो उसके दादाजी ने उसके लिए छोड़ी थी, उसमें से कुछ मंत्रों का भी उच्चारण किया, लेकिन उसका भी प्रिया, विजय और कियारा पर कोई असर नहीं हुआ। प्रशांत ने यहां तक कि उनके पास यंत्र भी बनाए, मगर उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये लोग जाग क्यों नहीं रहे हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए, प्रशांत ने परेशानी में खुद से कहा। तभी प्रशांत ने एम्बुलेंस की आवाज सुनी। जब तक प्रशांत एम्बुलेंस के पास आया, रुद्रांश ने मालिनी को एम्बुलेंस में लेटा दिया था। रुक जाओ, विजय, प्रिया और कियारा को भी अस्पताल लेकर चलो, प्रशांत ने रुद्रांश से कहा। उन्हें क्या हो गया? रुद्रांश ने पूछा। यही तो समझ में नहीं आ रहा। उनको अस्पताल लेकर जाना बहुत जरूरी है। मैं भी तुम्हारे साथ अस्पताल चलता हूं। प्रशांत ने सबको एम्बुलेंस में बिठाया और खुद भी उनके साथ अस्पताल चला गया। ऐसा कौन सा वशीकरण किया है जिसका उपाय नहीं है? जरूर इसका कोई और तरीका होगा जो मुझे अभी तक पता नहीं है। अस्पताल जाने के रास्ते में प्रशांत व्याकुल होकर सोच रहा था। अस्पताल जाते ही मालिनी को डॉक्टर ने आईसीयू में भर्ती कर दिया। प्रशांत के तीनों दोस्तों को भी एक स्पेशल वार्ड में रखा गया। जब तक डॉक्टर इनका इलाज करता है तब तक मैं चाचा जी से मिल लेता हूं, प्रशांत ने कहा और प्यारेलाल को देखने के लिए चला गया। प्यारेलाल के कमरे में पहुंचकर प्रशांत ने देखा कि मेनका पास के सोफे पर सो रही थी। प्रशांत ने उसको जगाना ठीक नहीं समझा। प्यारेलाल ने अपने हाथ से इशारा किया और प्रशांत को अपने पास बैठने के लिए कहा। अब आपकी तबीयत कैसी है चाचा जी? प्रशांत ने पूछा। प्यारेलाल अपनी पलक झपकाते हुए धीरे से मुस्कुराए। सिंह परिवार की मुसीबत का कुछ इलाज किया तुमने? प्यारेलाल ने धीरे से पूछा। नहीं, अब तक नहीं। वो दुश्मन बहुत ही शातिर है। उसको पकड़ने का कोई भी तरीका अभी तक मिला नहीं है। सिर्फ नाकामयाबी ही हाथ लगी है। चाहे हम कुछ भी कर ले, ये हमेशा हमसे एक कदम आगे रहता है। प्रशांत ने अपना सर लाचारी में हिलाते हुए कहा। कोई ना कोई तरीका तो होगा, और उस होरी का अंत करने का कुछ इलाज ढूंढा? प्यारेलाल ने पूछा। उसका भी कोई इलाज नहीं है। बस उसके नापाक इरादों को पूरा करते रहो और ना चाहते हुए भी गलत कामों को अंजाम देते रहो। अब तो ऐसा लगता है कि यही जिंदगी बन गई है, प्रशांत ने हताश होते हुए बोला। प्यारेलाल ने प्रशांत के हाथ को पकड़ा और उसको प्रोत्साहन देने की कोशिश की। प्रशांत की नजर सोफे पर सो रही मेनका पर गई। उसकी मखमली और कोमल त्वचा को देखकर प्रशांत फिर से हैरान हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान ने किसी को इतनी फुर्सत से बनाया हो, प्रशांत ने सोचा। तभी मेनका जाग गई और प्रशांत को देखकर बोली। अरे प्रशांत, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब ठीक तो है ना? प्रशांत ने मेनका से कहा। ठीक करने गए थे, मगर खुद की हालत खराब हो गई। सबको अस्पताल लेकर आना पड़ा। सबको अस्पताल लाना पड़ा? मतलब? मेनका प्रशांत की बात को सुनकर परेशान हो गई थी।
मिसेस मालिनी को सर पर बहुत तेज चोट आई है और वो बेहोश हो गई है, इसीलिए वो आईसीयू में है। प्रिया, विजय और कियारा भी किसी तरह के वशीकरण में है। उनको भी मैं अस्पताल ले आया हूं। प्रशांत ने मेनका को पूरी बात बताई। तभी वहां पर नर्स आ गई और उसने प्रशांत से कहा, तुम्हारे तीनों दोस्तों की जांच डॉक्टर ने कर ली है। किसी तरह की भी चोट शरीर पर नहीं है, इसलिए उनको साइकेट्रिक वार्ड में भेजा जाएगा। ऐसा लगता है जैसे उनको कोई मानसिक बीमारी हुई है। मानसिक बीमारी? ये कैसे पॉसिबल है? अभी कुछ घंटे पहले तो वो ठीक थे। प्रशांत ने हड़बड़ाकर कहा, घबराओ मत प्रशांत, मैं चलकर देखती हूं। मेनका ने प्रशांत के हाथ को पकड़ते हुए कहा। नर्स प्रशांत और मेनका को स्पेशल वार्ड में ले आई। मेनका और प्रशांत दूर से तीनों लोगों को देख रहे थे। प्रिया, विजय और कियारा अपने अपने बेड पर अभी भी उसी स्थिति में बैठे हुए थे जैसे वो सिंह विला में थे। ये कब से अजीब तरह से पेश आ रहे? मेनका ने पूछा। लगभग 1 घंटा हुआ होगा, प्रशांत ने अनुमान लगाते हुए कहा। डॉक्टर ने कहा है कि इनको किसी ऐसी जगह पर रखो जो गर्म हो और जहां पर्याप्त रोशनी हो। अंधेरे को देखकर ये लोग ज्यादा डर रहे हैं, नर्स ने बताया। नर्स, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं इनका इलाज करूंगी। इनको यहां से डिस्चार्ज कर दो, इन्हें हम घर लेकर जाएंगे। मेनका ने नर्स से कहा। डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, अगर वो परमिशन देते हैं तो ही आप पेशेंट्स को लेकर जा सकती हो, नर्स ने कहा और डॉक्टर से बात करने के लिए चली गई। थोड़ी देर में हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज खत्म हो गई थी। मेनका और प्रशांत अपने तीनों दोस्तों को अस्पताल से ले जाने के लिए तैयार थे। प्रशांत, क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह पता है जहां इनको ले जाया जा सकता है? मेनका ने प्रशांत से पूछा। मुझे कोई ऐसा कमरा चाहिए जो गर्म हो और जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर लगे हों। मैं इनके कुछ टेस्ट भी करूंगी, मेनका ने बताया। प्रशांत थोड़ी सोच में पड़ गया, फिर अचानक उसे याद आया। हाँ, एक काम कर सकते हैं, रुद्रांश के ऑफिस में ले चलते हैं। मुझे रुद्रांश ने बताया था कि अभी हाल ही में उसने ऑफिस को रिनोवेट किया है। ओके, जल्दी से इन्हें वहां लेकर चलते हैं, मेनका ने कहा। थोड़ी ही देर में प्रशांत और मेनका विजय, प्रिया और कियारा को लेकर रुद्रांश के नए ऑफिस में पहुंच गए। ऑफिस अंदर से मॉडर्न फर्नीचर और बहुत सारी लाइट से सजा हुआ था। वहां पर बहुत सारे कंप्यूटर्स भी लगे हुए थे। इन सबको एक एक कंप्यूटर के सामने बिठा दो, उसके बाद हम कुछ तस्वीरें इनको दिखाएंगे और तस्वीरों को देखने के बाद इनका क्या रिएक्शन आता है उसे नोट करेंगे। देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है, मेनका ने प्रशांत को समझाया। प्रशांत और मेनका जल्दी से तीनों दोस्तों के इलाज में लग गए। थोड़ी देर बाद मेनका के हाथ में सबके जांच के नतीजे थे। उसने सबके प्रिंट निकालकर एक फाइल में लगा दिए थे। प्रशांत, ये रिपोर्ट देखकर लगता है कि ये तीनों काफी डिप्रेस्ड है, मेनका ने प्रशांत को बताया। मगर ऐसा कैसे हुआ? अभी रात में हम सब ने दारू पी और कुछ गेम्स भी खेले। सब लोग हंस रहे थे और खुश भी थे। फिर हमारे बीच कुछ रूमानी बातें भी हुई। प्रशांत ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए मेनका से कहा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे इनको सदमा लगा हो। उसके बाद क्या हुआ? मेनका ने प्रशांत से पूछा। अचानक ही प्रशांत को अपने पिता की मृत्यु का दृश्य याद आ गया। हाँ, एक चीज और हुई थी। किसी तरह का माया जाल फैल गया था। मुझे अपने बचपन का एक बहुत ही दर्दनाक दृश्य दिखाई देने लगा, प्रशांत ने मेनका को बताया। सबके बचपन में कुछ ना कुछ अनहोनी घटना घटी होती है, मगर समय के साथ हम उन अनहोनी बातों को भूल जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं, मेनका ने प्रशांत से कहा। मगर कई बार ऐसा होता है कि मरीज को अपना अतीत बार बार याद आता रहता है और वो उससे पीछा नहीं छुड़ा पाता। अपनी मेमोरी में पेशेंट इतनी बुरी तरह से फंस जाता है कि वो उसकी बीमारी बन जाती है। इन तीनों को देखकर लगता है कि जैसे किसी ने उनके पुराने जख्मों को कुरेद कर उस पर नमक डाला है, इसीलिए अचानक ये सब डिप्रेशन में चले गए हैं, मेनका ने कहा। इन सबको ठीक करने का कोई तो तरीका होगा, प्रशांत ने पूछा। तरीके तो बहुत सारे हैं, इनको दवाइयां भी दे सकते हैं, मगर मैं इन सब पर एक अलग तरीका इस्तेमाल करूंगी। मैं इन सब पर हिप्नोसिस का उपयोग करूंगी। सम्मोहन शक्ति से कई बार पुराने जख्मों पर मरहम लगाया जा सकता है। हो सकता है कि यह सब सम्मोहन के बाद और भी ज्यादा खुश हो जाए, मेनका ने कहा। थैंक गॉड,
इन तीनों को तुम्हारे जैसी डॉक्टर मिली। प्रशांत ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ भी करने से पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं प्रशांत, मेनका ने कहा। तुम्हारे ऊपर इस वशीकरण का कोई असर क्यों नहीं हुआ? मेरे ऊपर भी उस वशीकरण का असर हुआ था। अपने पिता की मृत्यु को देखकर मैं भी डिस्टर्ब हो गया था। एक समय के लिए मैं उस पीड़ा से बाहर नहीं निकल पा रहा था, मगर जब उस अनजान शक्ति ने मेरी पीड़ा का इस्तेमाल करके मुझसे अपराध करवाने की कोशिश की, तब मैं समझ गया कि जरूर ये कोई जाल है। चाहे कितना भी सम्मोहन क्यों ना हो, मैं कभी भी किसी को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे अंदर भी बदले की भावना है, मगर अपने बदले के लिए मैं किसी और की जान नहीं ले सकता। प्रशांत ने मेनका को बताया। तो तुम्हारे उसूल तुम्हारी ढाल बन गए। ऐसा करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है प्रशांत। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब वो कमजोर पड़ने लगता है, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर वो अनजान शक्ति तुमसे कोई अनहोनी घटना करवाना चाहती थी। पता है प्रशांत, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी ना, तब मैं ये जानना चाहती थी कि अगर तुम अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हो तो तुम में कितनी हिम्मत है, क्योंकि ये मार्ग कोई ऐसा वैसा मार्ग नहीं है। हमारे देश में अध्यात्म को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, मगर इस मार्ग पर सच्चाई से चलते रहना एक बहुत मुश्किल टास्क है। और ये कला तुम्हारे अंदर कैसे आई, मैं ये देखना चाहती थी। क्या तुमने कभी इस बात पर गौर किया है कि वो कुएं वाला होरी भी तुम्हारी इसी कला को अपने लिए इस्तेमाल करवा रहा है? मेनका ने प्रशांत से कहा। मेनका की बात वाकई में गौर करने लायक थी। प्रशांत की जिंदगी के सबसे बड़े असूलों ने ही उसे होरी का गुलाम बना दिया था, मगर प्रशांत अपने उसूलों को कैसे छोड़ सकता था? प्रशांत सोच में डूब गया। फिर उसने मेनका से कहा, यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें स्वयं द्रोणाचार्य भी अगर फंस जाते तो निकल नहीं पाते। तभी अचानक किसी के रोने की आवाज आई। प्रशांत और मेनका ने देखा कि विजय जोर जोर से रोने लगा था। लगता है तुम्हें सबसे पहले विजय का इलाज करना चाहिए, प्रशांत ने मेनका से कहा। जब तक प्रशांत और मेनका अपना अगला कदम उठा पाते, वो लोग सामने खड़े हुए विजय को देखकर चौंक गए। रुको, ऐसा मत करना, प्रशांत ने विजय को देखते हुए चिल्लाया। प्रशांत, वो तुम्हें नहीं सुन सकता, मेनका ने कहा। मुझे उसे बचाना होगा, नहीं तो वो अभी उस खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देगा, प्रशांत ने विजय को देखते हुए कहा। रुक जाओ विजय, कहते हुए प्रशांत विजय की तरफ बढ़ने लगा। क्या विजय खिड़की से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेगा? क्या समय रहते प्रशांत अपने तीनों दोस्तों को बचा पाएगा? वो कौन था जिसने सब पर इतना गहरा वशीकरण किया हुआ था? क्या प्रशांत को इसके बारे में कुछ पता चल पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। रुद्रांश के ऑफिस में विजय खिड़की की तरफ आगे बढ़ रहा था और बड़बड़ा रहा था। हमारा बेटा एक नंबर का नाकारा है, वो पैसे नहीं कमा सकता, इसीलिए तुम्हें इलाज के लिए पैसे नहीं मिले और तुम चल बसी। अब मैं तुम्हारे बिना जीकर क्या करूंगा? मैं भी कूदकर अपनी जान दे दूंगा, कहते हुए विजय खिड़की के पास आत्महत्या करने के लिए खड़ा हुआ था। रुक जाओ विजय, शांत हो जाओ, अपने ऊपर भरोसा रखो, कहते हुए प्रशांत सावधानी से विजय की तरफ बढ़ रहा था। विजय, इस चमकती हुई क्रिस्टल की गेंद की तरफ देखो, ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? मेनका ने अपने पर्स से एक स्फटिक की गेंद निकाली और विजय को दिखाने लगी। विजय उस चमकीली गेंद की तरफ देखकर सुन्न हो गया। फिर उसने रोते हुए कहा, मां, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तुम्हारा इलाज नहीं करवा पाया, मुझे अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी है, मगर हमें तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है। मेनका ने विजय के मां बाप बनकर उससे कहा, तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मेनका समझ गई थी कि वो जो भी कुछ बोल रही थी, विजय उसे अपने मां बाप की बोली समझ रहा था। देखते ही देखते विजय के आंसू रुक गए और वो शांत हो गया। फिर वो इस खिड़की के नीचे जमीन पर बैठ गया। लगता है ये अपने वशीकरण से बाहर आ रहा है, प्रशांत ने मेनका से कहा। प्रशांत ने विजय का हाथ पकड़ा और कहा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है विजय? विजय अभी भी किसी उलझन में ही था। मैं कहां हूं और ये सब क्या हो रहा है?
ये कौन सी जगह है? विजय ने इधर उधर देखते हुए कहा। घबराओ नहीं, अब तुम ठीक हो और सुरक्षित भी, मेनका ने कहा। प्रशांत ने विजय को एक गिलास पानी पीने को दिया। एक बार ऐसा करने से विजय का वशीकरण तो टूट गया है, मगर इसको अभी भी थेरेपी की जरूरत है। सम्मोहन शक्ति से हम विजय की उन सारी बचपन की यादों का इलाज करेंगे जिससे विजय बेटर हो जाएगा, मेनका ने प्रशांत को बताया। ये सब देखकर मैं आज अचरज में हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि साइकोलॉजी से किसी की जान भी बचाई जा सकती है। आज तुमने जो भी कुछ किया है वो किसी जादू से कम नहीं है, प्रशांत ने मेनका की तारीफ करते हुए कहा। चलो अब प्रिया और कियारा को भी जल्दी से ठीक कर दो, प्रशांत ने मेनका से बोला। करीब 1 घंटे तक मेनका ने कियारा और प्रिया पर अपनी सम्मोहन शक्ति का प्रयोग किया। मेनका ने उन दोनों से सहानुभूति भरे शब्द कहे। उसने उन दोनों को बहुत समझाया और अपने अतीत से निकालने के लिए प्रोत्साहित भी किया। कियारा और प्रिया हिप्नोसिस की मदद से डिप्रेशन से तो बाहर आ गई थी, मगर अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। मुझे अभी भी ठीक से याद नहीं आ रहा कि अचानक मेरे साथ क्या हुआ था, प्रिया ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। प्रशांत के कमरे से जाने के बाद मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। वो समय वैसे भी मेरे लिए बहुत इमोशनल था और पता नहीं कैसे मैं अपनी भावुकता में बहती चली गई, कियारा ने सोचते हुए कहा। तुम सब लोगों को पहले की तरह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, प्रशांत ने कहा। अब मैं दोबारा उन सब बातों को सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रूथ एंड डेयर का गेम हमारी भावनाओं से खेलने के लिए ही बनाया गया था। पहले हमको प्रेम की भावनाओं में बांधा गया और फिर हमारे अतीत का रेग्रेट हमारे ऊपर हावी हो गया। ये सब एक बहुत ही सोची समझी चाल थी, प्रशांत ने सबको समझाया। अब चारों दोस्त एक दूसरे के गले लग गए। एक बात बताओ प्रशांत, तुम्हारे ऊपर इस वशीकरण का जादू क्यों नहीं चला, प्रिया ने पूछा। प्रशांत मेनका की तरफ देखकर शर्मा रहा था। मेनका ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रशांत को अपनी भावनाओं पर काबू पाना आता है, इसीलिए वो अपने आप को जल्दी से वशीकरण से बाहर ला पाया, मेनका ने समझाया। राइट, जब हम दोनों रिलेशनशिप में थे ना, तब भी मैंने ये नोटिस किया था कि प्रशांत हमेशा अपने कंट्रोल में रहता था, कभी भी अपनी भावनाओं में नहीं बहता था, प्रिया ने कहा। मैं जब प्रशांत से पहली बार मिली थी ना, तब उसकी बहादुरी को देखकर बहुत हैरान हुई थी। उसने मुझे बहुत सी डिफिकल्ट सिचुएशन से भी बचाया था, कियारा ने कहा। अब तुम लोग ना जबरदस्ती मेरी वाहवाही मत करो, कहते हुए प्रशांत शर्माता हुआ बाथरूम चला गया। प्रशांत के पुल कभी मेरे लिए भी बांध दिया करो, विजय ने कियारा और प्रिया को देखते हुए कहा। एक बार फिर से वहां पर हंसी का माहौल था। अपने तीनों दोस्तों को वापस नॉर्मल पाकर प्रशांत की जान में जान आ गई। प्रशांत जैसे ही बाथरूम से बाहर निकल रहा था, उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। कहीं विजय फिर से बीमार तो नहीं हो गया, प्रशांत ने जल्दी से अपने हाथ धोते हुए कहा। लेकिन वो रोने की आवाज विजय की नहीं थी, बल्कि किसी और की थी जो बाहर बगीचे में बैठा रो रहा था। प्रशांत बाहर गया तो एक आदमी वहां बैठा था। उसकी पीठ प्रशांत की तरफ थी और वो बोल रहा था, ये सब लोग मुझे ही क्यों परेशान करते हैं, इसीलिए क्योंकि मैं गरीब हूं। कल मेरे खाने में किसी ने गोबर मिला दिया था और मेरी पानी की बोतल में थूक दिया था। मैंने कभी भी उनका बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है, कहता हुआ वो आदमी सुबक सुबक कर रो रहा था। प्रशांत का दिल उस आदमी की बात सुनकर पसीज गया। प्रशांत ने सोचा कि उस आदमी से बात करके उसे सहारा दे। प्रशांत उस आदमी की तरफ बढ़ ही रहा था कि वो अचानक रुक गया। ये दुनिया ऐसे ही लोगों से भरी हुई है जो मजबूर लोगों का फायदा उठाते हैं। ताकतवर लोग कमजोर लोगों पर अत्याचार करते हैं और उन्हें कभी भी सजा नहीं मिलती। ये समाज ऐसे ही दरिंदों से भरा हुआ है, वो आदमी रोते रोते कह रहा था। ऐसा कौन हो सकता है जिसने इतना अत्याचार बर्दाश्त किया हो, और वो यहां बैठकर क्यों रो रहा है, प्रशांत ने सोचा। ये जानबूझकर यहां बैठकर रो रहा है ताकि मैं इसकी बातों को सुन सकूं। और ऐसा कौन आदमी होगा जो मेरे ऊपर जाल बिछाना चाहेगा, प्रशांत ने अपने आप से पूछा। प्रशांत को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। उसने मुस्कुराते हुए उस आदमी को देखा
और कहा, मैं तुम्हें कब से पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं और आज तुम खुद ब खुद मेरे सामने चलकर आ गए। क्या तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है सुनील? प्रशांत ने उस आदमी से कहा। अचानक ही उस आदमी के आंसू बंद हो गए और उसने पलटकर प्रशांत को देखा। उसका जला हुआ चेहरा बहुत ही डरावना था। उसने एक गंभीर और भयानक आवाज में प्रशांत से कहा, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। इन सब गुनाहगारों को हम दोनों मिलकर मौत के घाट उतार देंगे। इस तरह के लोग संसार में जीने के लायक नहीं हैं। तुम ठीक कह रहे हो सुनील, गुनाहगारों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, मगर उनको सजा देने का काम कानून का है। चाहे तुम कितने भी सही क्यों ना हो, तुम किसी का भी खून नहीं कर सकते। ये गलत है। मेरी मानो तो तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। प्रशांत ने सुनील को समझाया। यह सुनकर सुनील जोर जोर से हंसने लगा। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करूंगा? मुझे पता है कि तुम्हारा अतीत बहुत ही दुखद है। तुम्हारे साथ भी बहुत अन्याय किया गया है। तुम्हारे घर वालों के साथ भी शोषण हुआ है। तुम्हें उन सब का बदला लेना चाहिए और मेरे साथ काम करना चाहिए। मुझे पता है कि तुम भी ऐसा चाहते हो। सुनील प्रशांत को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था। प्रशांत ने सुनील को बेखौफ होकर देखा और कहा, तुम्हारा कोई भी पैतरा मेरे ऊपर नहीं चलेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। मैं किसी का खून नहीं करूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी वशीकरण की शक्ति किसी की भी आत्मा को हिलाकर रख देती है, फिर ये तुम्हारे ऊपर काम क्यों नहीं कर रही है? सुनील ने परेशान होते हुए प्रशांत के पास आते हुए कहा, मुझे बस इतना पता है कि मैं अपने दिल और दिमाग का मालिक हूं। मुझे तुम्हारी तलाश बहुत समय से थी और आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्रशांत ने कहा, तुम मुझे पकड़ भी नहीं पाओगे। कहते हुए सुनील ने भागने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि सुनील भाग पाता, प्रशांत की जेब से छोटा राक्षस निकला और कस के सुनील की उंगली को अपने दांतों से चबाने लगा। देखते ही देखते वहां पर खून फैलने लगा। अरे ये कमबख्त चीज क्या है? सुनील ने अपने हाथ को झटकते हुए कहा, मगर छोटे राक्षस की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने सुनील की कलाई को अपने दांतों से तेजी से पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, कमबख्त कहीं के, हटो मेरे हाथ से। सुनील दर्द से कराह रहा था। जबान संभाल कर बात करना, प्रशांत ने सुनील को डांटते हुए कहा। ये मेरा बेटा है। फिर प्रशांत ने छोटे राक्षस को देखकर इशारा किया। वो कूदकर प्रशांत की जेब में बैठ गया। और कोई भी मेरे बच्चे से बुरी तरह से बात करे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, प्रशांत ने गुस्से में कहा। और अब तुम मेरी पकड़ में आ चुके हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्रशांत जैसे ही सुनील को पकड़ने के लिए बढ़ा, वैसे ही सुनील दौड़कर दीवार को फांदकर भागने लगा। प्रशांत उसका पीछा करने लगा। रुक जाओ! प्रशांत चिल्लाता हुआ सुनील के पीछे भागा। प्रशांत जैसे ही दीवार के ऊपर चढ़ा, आगे का नजारा देखकर वो रुक गया। अरे ये क्या हो गया? इस दीवार से कूदकर सुनील सामने वाली छत पर कैसे गया? ये तो इम्पॉसिबल है। वो छत लगभग 20 मीटर दूर है। अगर मैंने यहां से छलांग लगाई तो मैं बचूंगा नहीं, प्रशांत ने खुद से कहा। तभी प्रिया, विजय, मेनका और कियारा बाहर आ गए। रुक जाओ प्रशांत, दीवार से नीचे उतरो, विजय ने कहा। विजय, हमें जल्दी से सुनील को पकड़ना होगा, वो भागकर बहुत दूर नहीं गया होगा, प्रशांत ने विजय से कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, कियारा और प्रिया ने एक साथ कहा। नहीं, तुम दोनों यही रहो। अगर हम ज्यादा लोग होंगे तो सुनील का पीछा नहीं कर पाएंगे, प्रशांत ने कहा। प्रशांत ठीक कह रहा है। अभी तुम दोनों की तबीयत पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है, और अगर बीच में फिर से तुम वशीकरण के जाल में फंस गई तो प्रशांत तुम्हें बचा नहीं पाएगा, मेनका ने समझाया। तभी कियारा ने अपने हाथ से कलावा उतारा और प्रशांत की कलाई पर बांध दिया। अपनी सेफ्टी के लिए इसको रख लो, कियारा ने कहा। कलावे को देखते ही प्रशांत को एक आइडिया आया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और कहा, प्राणभक्षी, तुरंत मेरे फोन में आओ और देखो सुनील भागकर कहां गया है। जैसा हुक्म मालिक, प्राणभक्षी ने कहा
और तुरंत अपना सर्विलांस शुरू कर दिया। प्रशांत और विजय ने ध्यान से मोबाइल की स्क्रीन पर देखा। सामने के घर से छलांग लगाकर लगता है सुनील वो आगे वाले चौराहे तक गया है। चलो हम सीधे उस चौराहे पर ही चलते हैं, विजय ने कहा। प्रशांत और विजय बिना टाइम वेस्ट किए सुनील को पकड़ने के लिए चले गए। जैसे जैसे प्राणभक्षी क्लिपिंग देख रहा था वैसे वैसे प्रशांत और विजय उसी दिशा में जा रहे थे। थोड़ी देर भागने के बाद प्रशांत और विजय एक चौराहे पर पहुंचे। यहां से भागकर सुनील कहां गया, विजय ने कहा। प्रशांत ने अपनी स्क्रीन पर नजर डाली तो प्रशांत चौंक गया, क्योंकि चौराहे पर पहुंचने के बाद सुनील अचानक गायब हो गया था। ऐसा कैसे हो सकता है, प्रशांत ने कहा। इस चौराहे पर आकर सुनील गायब कैसे हो सकता है, विजय ने भी परेशान होते हुए कहा। प्राणभक्षी, इस वीडियो की स्पीड को कम करो। आप जैसा कहें मालिक, कहते हुए प्राणभक्षी ने वीडियो की स्पीड को आधा कर दिया। सुनील तो अभी भी नहीं दिख रहा है, प्रशांत ने प्राणभक्षी को निर्देश दिया। मैं इससे भी कम करने की कोशिश करता हूं, प्राणभक्षी ने कहा, मगर सुनील तब भी दिखाई नहीं दिया। प्रशांत गुस्से से लाल हो रहा था। मालिक, मेरे लिए जितना मुमकिन था उतना मैंने किया, इससे ज्यादा गति को मैं कम नहीं कर सकता हूं। इम्पॉसिबल, कोई बिजली की स्पीड से भी तेज कैसे भाग सकता है, विजय ने कहा। प्रशांत ने कुछ सोचा और फिर कहा, सुनील कोई साधारण आदमी नहीं है, उसके पास वशीकरण और बिजली की रफ्तार से भी तेज भागने वाली शक्तियां हैं। इतना शक्तिशाली होने के लिए पता नहीं मुझे होरी को कितनी बलि चढ़ानी होगी। हो ना हो सुनील भी होरी का ही नौकर होगा। हम जिसको अतृप्त आत्मा समझ रहे थे वो भी अनामिका की तरह शातिर और चालाक है। हम इतनी आसानी से सुनील को नहीं पकड़ पाएंगे। उसको पकड़ने के लिए हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, प्रशांत ने विजय से कहा। क्या हम उसको कभी पकड़ भी पाएंगे, विजय ने हताश होते हुए पूछा। चाहे इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। हमें सुनील की कमजोरी को ढूंढना है। कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल ही जाएगा जो हमें सुनील तक पहुंचा देगा, प्रशांत ने कहा। क्या प्रशांत सुनील की कमजोरी को ढूंढ पाएगा? क्या सच में सुनील भी होरी का नौकर था? क्या अगली बार सुनील प्रशांत पर भारी पड़ेगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। इस शैतान सुनील की भी कोई कमजोरी हो सकती है क्या? फिलहाल तो कोई दिख नहीं रही है। ये सुनील कूदने में भी माहिर है और दौड़ने में भी। फिर कुछ सोचने के बाद बोला, प्राणभक्षी, तुम्हें सुनील पर नजर रखो। कुछ भी पता चले तो मुझे फौरन बताना। जो हुक्म मालिक, कहकर प्राणभक्षी स्क्रीन में गायब हो गया। प्रशांत ने गुस्से में कहा, हमें वापस रुद्रांश के घर ही जाना चाहिए और वहां इंतजार करना चाहिए। इस बार उसने वापस आने की हिम्मत की ना तो हम उसे पकड़ लेंगे। दूसरी ओर हॉस्पिटल में कई दिनों के इलाज के बाद प्यारेलाल के घाव ठीक हो गए थे, लेकिन उनकी स्किन पर जो जलने के निशान पड़ चुके थे उन्हें ठीक करने के लिए अभी और इलाज की जरूरत थी। जब घाट वाले पुजारी बाबा को यह पता चला कि प्यारेलाल की हॉस्पिटल से छुट्टी होने वाली है तो वो जल्दी से वहां पहुंच गए और बोले, फिर क्या सोचा प्यारेलाल जी? सीखनी है मेरी तंत्र शक्ति विद्या? प्यारेलाल ने मन में सोचा, अब मेरी इतनी उम्र हो गई है, इस उम्र में ना तो मेरा कोई उद्देश्य बचा है ना कोई इच्छा, लेकिन उसके बाद भी कोई माहिर तांत्रिक मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है तो मुझे सीखना चाहिए। बाद में जब मन होगा तो मैं छोड़ दूंगा इस मोटे गुरु को अपने हाल पर। फिर प्यारेलाल ने झुककर प्रणाम करते हुए मोटे पुजारी बाबा को अपनी सहमति दे दी। पास में खड़ी मेनका की आंखें नम हो गई और वो बोली, पापा, अगर आप तंत्र विद्या सीखने चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? प्यारेलाल बोले, मेरी प्यारी बच्ची, तेरी हमेशा से इच्छा थी ना एक साइकोलॉजी का क्लिनिक खोलने की। अब तेरी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है कि तू क्लिनिक भी खोलेगी और लोगों की दिल से सेवा भी करेगी। लेकिन पापा, मैं मेनका आगे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन पुजारी बाबा ने उसे बीच में ही रोककर कहा, तुम्हारे पिताजी ने कुछ सोचकर ही यह निर्णय लिया होगा। बच्चों को हमेशा अपने माँ बाप की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए।
मेनका ने मन में सोचा, पापा ने अपनी पूरी जिंदगी जिम्मेदारियां निभाते निभाते निकाल दी, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अब अगर वो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो मुझे उनको रोकना नहीं चाहिए। मेनका आंखों में आंसू लिए बोली, ठीक है पापा, आपका मन है तो जाइए, लेकिन अपना ख्याल रखना और कुछ भी जरूरत हो तो अपनी इस बेटी को याद करना। प्यारेलाल ने उसे गले लगाते हुए कहा, अरे पगली, तेरे पापा कोई छोटे बच्चे हैं क्या? बल्कि तू मेरे लिए अभी भी छोटी बच्ची है। अपना ख्याल रखना और कुछ भी परेशानी हो तो प्रशांत को याद करना। मेनका ने हां में सर हिलाया और बाहरी मन से पिता और बेटी ने एक दूसरे से विदा ली। यह सारी घटना एक आदमी फोन पर चुपके से रिकॉर्ड कर रहा था। दरअसल वो रुद्रांश का आदमी था, जो रुद्रांश के कहने पर मेनका की पल पल की खबर उसे दे रहा था। उसने वो वीडियो रुद्रांश को भेजा और बता दिया कि प्यारेलाल उस पुजारी के साथ गया। अपने घर में वो वीडियो देखकर रुद्रांश खुश हो गया और शीशे के सामने खड़ा हो गया और खुद से बोला, रुद्रांश, तेरे लिए अब रास्ता साफ है, कर ले खिलाफतें। उसकी आंखों में एक वहशी हंसी थी। दूसरी तरफ मेनका अस्पताल से अपना सारा सामान पैक करके थोड़ी दुखी सी बाहर निकली। वो अस्पताल के गेट पर पहुंची और चौंक कर रुक गई। अपने हाथों में सुर्ख लाल रंग के गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लिए, महंगा सूट बूट पहने, तरीके से जेल किए हुए बालों को संभालता रुद्रांश मुस्कुराता हुआ खड़ा था। मेनका, मुझे पता चला कि तुम्हारे पापा अपने गुरु के साथ चले गए हैं और तुम बड़ी दुखी हो। रुद्रांश मुस्कुरा कर बोला। मेनका चौंकी। इसको कैसे पता चला इस बात का? उसने मन में सोचा। रुद्रांश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जल्दी से बात बदली। आखिर दोस्त होते किस लिए हैं? एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए। तुम मेरे दोस्त नहीं हो, एक्चुअली मेरे पेशेंट हो, मेनका ने कहा और चल पड़ी। रुद्रांश पीछे पीछे आकर बोला, दोस्ती होने में टाइम ही कितना लगता है? अभी तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी, बस हो जाएगी दोस्ती की शुरुआत। तो चले डिनर पर। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेनका ने बिना सोचे दो टूक जवाब दिया, नहीं थैंक्स, और वो आगे बढ़ गई। रुद्रांश इस जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा था। वो चिढ़कर बोला, क्यों नहीं चल सकती मेरे साथ डिनर पर? तुम्हें पता है कितनी लड़कियां तरसती हैं मेरे साथ दोस्ती करने के लिए, तो उन्हें ले जाओ डिनर पर। मेनका चलते चलते बोली। रुद्रांश और ज्यादा चिढ़ गया। तुम्हें पता है कितना पैसा है मेरी फैमिली के पास? जिंदगी में जो चाहूं वो ला सकता हूं मैं तुम्हारे लिए। मेनका अब अपनी आवाज ऊंची करके बोली, पैसा ही सब कुछ नहीं होता रुद्रांश। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो पैसों पर मरे। अब मेरा पीछा करना छोड़ो। यह सुनकर आसपास के लोगों ने रुद्रांश को घूरा। उसको बड़ी बेइज्जती सी महसूस हुई। मेनका चली गई। रुद्रांश ने गुस्से में गुलदस्ते को जमीन पर फेंका और अपने गार्ड से कहा, 10 मिनट में मुझे यह लड़की पैराडाइज होटल में चाहिए। अगर इस काम में गड़बड़ी हुई तो तुम मुझे जानते हो। यह कहते हुए वो अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठा और वहां से निकल गया। गार्ड्स ने धीरे धीरे से मेनका का पीछा किया और मौका पाकर उसे क्लोरोफॉर्म सुखाकर गाड़ी में डालकर पैराडाइज होटल ले गए। दूसरी तरफ प्रशांत सिंह विला में पहुंचा तो उसको देखकर कियारा और प्रिया जल्दी से उसके पास आई। प्रिया ने पूछा, कुछ पता चला सुनील का? प्रशांत ने ना में सिर हिलाकर बोला, मैंने और विजय ने सीसीटीवी फुटेज भी देखे, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। हां, इतना जरूर समझ में आया है कि इस कातिल की जैसी फितरत है, यह रुद्रांश को इतनी आसानी से छोड़ेगा तो नहीं। यह सुनकर कियारा टेंशन में आ गई। तभी प्रशांत को कुछ ख्याल आया और उसने पूछा, लेकिन ये तुम्हारा भाई रुद्रांश है किधर कियारा? पता नहीं, अभी कुछ देर पहले उसे एक फोन आया था, उसके बाद जल्दी से तैयार होकर निकल गया। कियारा बोली, कमाल है, लगता है हमारे यहां आने से तुम्हारा भाई कुछ ज्यादा ही बहादुर हो गया है और अकेले ही बाहर जाने लग गया है। प्रशांत ने कहा, सबको रुद्रांश की चिंता है, यहां एक गरीब भूख से मर रहा है, उसकी किसी को चिंता नहीं है। विजय ने पेट पर हाथ घुमाकर बोला। प्रिया बोली, इस गरीब को खिला खिला कर खिलाने वाले गरीब हो गए, लेकिन इस गरीब का पेट ही नहीं भरता है।
कियारा कंफ्यूज होकर बोली, कौन है वो गरीब? कहाँ है? मेरे पापा ने गरीबों के लिए 24 घंटे का लंगर चलाया हुआ है। बाहर चौक के पास भेज दो उसे। प्रिया जोर से हंसकर विजय से बोली, मिल गया एड्रेस, अब जाओ, तुम्हारा लाइफ टाइम खाने का इंतजाम हो गया है। विजय मुंह बनाकर प्रिया को मारने दौड़ा। प्रिया हंसकर भागती हुई प्रशांत के पीछे छुपकर बोली, प्रशांत मुझे बचाओ इस गरीब से। तब जाकर कियारा को समझ आया और वो बोली, तुम अपनी बात कर रहे थे विजय? सॉरी, मैंने समझा वाकई कोई गरीब होगा। विजय बोला, सॉरी से काम नहीं चलेगा कियारा, अब इस गरीब को भरपेट खिलाना होगा। कियारा बोली, अरे अंदर टेबल लगी हुई है और हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। मैंने आप लोगों के लिए नॉनवेज और वेज सब बनवा के रखा है। विजय खुश होकर बोला, अरे वाह, तुम कितनी अच्छी हो कियारा, अब जल्दी अंदर चलो, भूख और बढ़ गई है मेरी। चलो चलो प्रशांत। लेकिन प्रशांत अभी भी अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उसने विजय की बात का कोई जवाब नहीं दिया। प्रिया बोली, कहां खो गए प्रशांत? क्या सोच रहे हो? प्रशांत बोला, मैं सोच रहा हूं कि रुद्रांश को पता है कि उसकी जान को खतरा है, फिर वो अकेले बाहर क्यों गया? वैसे कियारा, तुम्हारा भाई ज्यादातर करता क्या है? अय्याशी, सारा दिन क्लब में पार्टी करना, खाना पीना और नई गर्लफ्रेंड बनाना, यही काम है उसका। कियारा गुस्से में बोली। यह बात सुनते ही प्रशांत के दिमाग में कुछ ख्याल आया। उसने कुछ सोचा और फिर जल्दी से बाहर की ओर तेजी से निकला। यह देखकर प्रिया, विजय और कियारा हैरान हो गए। प्रिया, क्या हुआ प्रशांत, कहां जा रहे हो? प्रशांत जवाब दिए बिना ही वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ पैराडाइज होटल में मेनका को होश आया तो वो अपने को अनजान जगह पाकर हैरान हो गई। उसने यहां वहां देखा तो उसे सामने रुद्रांश बैठा नजर आया। वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। मैंने तुम्हें बड़ी ही इज्जत से डिनर ऑफर किया था, लेकिन तुमने बड़ी बेदर्दी से उसे ठुकरा दिया। मुझे लड़कियों से ना सुनने की आदत नहीं है, इसलिए मजबूर होकर मुझे तुम्हें यहां लाना पड़ा। अब तो हां बोल दो। कहते हुए रुद्रांश उसकी तरफ बढ़ा। मेनका ने पास की टेबल पर पड़ा हुआ फ्लावर वॉस हाथ में उठाया और चिल्लाई, खबरदार आगे मत बढ़ना, तुम इस हद तक गिर जाओगे, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मना करोगी। रुद्रांश उसके और पास जाने लगा। मेनका ने जल्दी से फ्लावर वॉस उसकी तरफ फेंका। रुद्रांश ने जल्दी से नीचे झुककर खुद को बचाया। मान जाओ मेनका, जितनी जल्दी मानोगी उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करना चाहता। रुद्रांश बेशर्मी से आगे बढ़ते हुए बोला। मेनका चिल्लाई, बचाओ बचाओ, कोई है? मेनका जल्दी से भागकर कमरे के दरवाजे तक गई। दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन रुद्रांश के आदमियों ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। मेनका ने दरवाजा जोर जोर से पीटा और चिल्लाई, दरवाजा खोलो प्लीज, कोई है? मेनका बुरी तरह से डरी हुई थी और चिल्ला रही थी, पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मेनका दरवाजा जोर जोर से नॉक करने लगी कि तभी पीछे से आकर रुद्रांश ने उसे जकड़ लिया। मेनका चिल्लाई, छोड़ दे कमीने। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन छुड़वा नहीं पाई। रुद्रांश बिल्कुल वहशी जानवर हो गया था। उस पर मेनका के चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा था। उसे बस अपनी हवस मिटानी थी। उसने जोर से मेनका को अपनी ओर खींचा और उसकी कुर्ती फाड़ दी। मेनका चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो रुद्रांश, होश में आओ। लेकिन कुर्ती फटने के बाद मेनका का गोरा बदन देखकर रुद्रांश के अंदर का जानवर और जाग गया। उसकी आंखों से अब वासना टपकने लगी थी। मेनका ने दोनों हाथों से खुद को ढकने की कोशिश की। रुद्रांश ने फिर से उसकी ओर हाथ बढ़ाया। इस बार मेनका ने उसे जोर का थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाते ही रुद्रांश गुस्से से पागल हो गया। वो चिल्लाया, तूने मुझ पर हाथ उठाया, रुद्रांश सिंह पर, अब तू नहीं बचेगी। उसने मेनका को जोर से घसीटा और बेड पर फेंक दिया और उसके बाद जानवरों की तरह उस पर टूट पड़ा। उसके बाकी कपड़े भी फाड़ने लगा। मेनका रोने लगी और अपने को छुड़वाने की भरपूर कोशिश करते हुए चिल्लाई, कोई बचाओ, बचाओ मुझे।
हवस की आग में जलता रुद्रांश एक के बाद एक करके उसके कपड़े फाड़ता जा रहा था। उसका बदन देखकर उसकी वासना बढ़ती जा रही थी। मेनका रोती चिल्लाती रही, लेकिन रुद्रांश उस पर बुरी तरह से हावी हो चुका था। अब मेनका ने बेबस होकर अपने आप को निढाल सा छोड़ दिया। तभी जोर से दरवाजा खुलने की आवाज। रुद्रांश कमीने! चिल्लाता हुआ प्रशांत रुद्रांश पर टूट पड़ा। उसने उस पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी। रुद्रांश ने प्रशांत का मुकाबला करना चाहा, लेकिन प्रशांत से लड़ नहीं पाया और चिल्लाया, गार्ड्स कहां मर गए तुम, बचाओ! लेकिन कोई गार्ड नहीं आया, क्योंकि प्रशांत उनसे पहले ही निपट चुका था। यह देखकर मेनका की जान में जान आई। प्रशांत चिल्लाया, तू इतना घटिया इंसान है, मुझे नहीं पता था। कहते हुए प्रशांत ने उसकी दोनों टांगों के बीच में जोर की लात मारी। रुद्रांश दर्द से चिल्लाता बिलबिलाता जमीन पर लेट गया। तब तक मेनका की रोते हुए आवाज आई, प्रशांत। प्रशांत जल्दी से मेनका के पास पहुंचा और बोला, घबराना नहीं, अब मैं आ गया हूं। मेनका रोते हुए अपने हाथों और फटे कपड़ों से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी। प्रशांत से यह देखा नहीं गया। उसने जल्दी से दूसरी तरफ मुंह घुमाकर अपना कोट उतारकर उसे दिया और फिर गुस्से में रुद्रांश की तरफ आया। प्रशांत ने उसे जमीन से उठाकर फिर से मारना शुरू किया। तेरी हिम्मत कैसे हुई नीच आदमी, मेनका पर हाथ डालने की? मैंने पहले भी कहा था ना, इससे दूर रहना, फिर भी तूने अपनी औकात दिखाई। प्रशांत उसे मारता जा रहा था। रुद्रांश चिल्लाया, छोड़ दो मुझे प्रशांत, तुम नहीं जानते हो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। बुरा हाल तो अब तेरा होगा, वो भी मेरे बिना कुछ किए, क्योंकि अब जो करेगा वो तेरा दुश्मन सुनील करेगा, और आज के बाद मैं तुझे नहीं बचाऊंगा। क्या वाकई में प्रशांत नहीं करेगा रुद्रांश की रक्षा? क्या अब रुद्रांश हो जाएगा सुनील का शिकार? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते प्रशांत। अगर तुम मुझे नहीं बचाओगे तो वो सुनील मुझे मार डालेगा। होटल के कमरे में रुद्रांश गिड़गिड़ाने लगा। मेनका अभी भी प्रशांत के पीछे छुपी हुई थी। जो हरकत रुद्रांश ने उसके साथ की थी, उससे वो बुरी तरह हिल गई थी। ये बात तुम्हें तब याद नहीं आई जब तुम मेनका के साथ इतनी घिनौनी और नीच हरकत कर रहे थे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। प्रशांत अपनी आंखों से अंगारे बरसाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो प्रशांत, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। जितना कहोगे उतने पैसे दूंगा। हाथ जोड़कर मौत के डर से कांपता हुआ रुद्रांश बोला। प्रशांत भड़का, आ गए ना फिर अपनी औकात पर। ये पैसे की धौंस मुझे मत देना। मैं तुम्हारी रक्षा तुम्हारी बहन कियारा की वजह से कर रहा था, पैसे के लिए नहीं। और नीच आदमी, तुमने मेरी दोस्त के साथ ये सब करने की कोशिश की। रुद्रांश प्रशांत के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। सॉरी प्रशांत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूं। उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ नजर आ रहा था। प्रशांत बोला, माफी मुझसे नहीं, मेनका से मांगो। रुद्रांश जल्दी से हाथ जोड़कर मेनका से बोला, सॉरी मेनका, मुझे माफ कर दो। मेनका ने अपनी नजर उससे फेर ली। अब दफा हो जाओ यहां से, प्रशांत चिल्लाकर बोला। रुद्रांश दर्द से कराहता और रेंगता हुआ बाहर चला गया। तभी पीछे से मेनका की सिसकियों की आवाज आई, जो सहमी हुई थी। प्रशांत जल्दी से पलटकर उसकी ओर गया और खुद को कोसते हुए बोला, यह सब मेरी वजह से हुआ मेनका, गलती मेरी थी। मुझे नहीं पता था कि यह नीच तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करेगा। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। मेनका प्रशांत को सामने पाकर इतनी ज्यादा भावुक हो गई कि जोर से रोते हुए उसके गले लग गई। प्रशांत थोड़ा चौंका, क्योंकि वो इस इमोशन की उम्मीद नहीं कर रहा था। फिर धीरे से उसने अपना हाथ मेनका के कंधे पर रखकर उससे कहा, बस मेनका, चुप हो जाओ, अब मैं आ गया हूं ना। हाँ? मेनका अभी भी रोए जा रही थी और बोली, थैंक्स प्रशांत, तुम सही समय पर आ गए, वरना आज ये नीच आदमी मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ता।
अब तक प्रशांत ने मेनका को हमेशा एक कॉन्फिडेंट और मॉडर्न और मस्त लड़की के रूप में देखा था। आज वो लड़की इमोशनल और लाचार सी उसके गले लगी हुई थी। प्रशांत को उस पर तरस भी आ रहा था और प्यार भी। तभी खिड़की से तेज हवा का एक झोंका आया और मेनका के खुले हुए बाल हवा में लहराए और उसके बदन की खुशबू जैसे हवा में फैल गई, जिसे प्रशांत एकदम करीब से महसूस कर पा रहा था, क्योंकि वो अभी तक उसके गले लगी हुई थी। पहली बार प्रशांत के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। वो मेनका के बदन की गर्मी को भी महसूस कर पा रहा था। मेनका की करीबी उसे उत्तेजित कर रही थी। कुछ देर ऐसे ही लिपटे रहने के बाद दोनों को एहसास हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गए थे। दोनों अचानक झेपते हुए अलग हुए। मेनका शर्मा कर बोली, सॉरी, मैं बहुत डर गई थी इसलिए। इस पर प्रशांत भी थोड़ा झेप कर बोला, हाँ ओके, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा। मेनका ने चौंक कर देखा। प्रशांत को समझ में आ गया कि अपने मन के भाव को उसने कुछ ज्यादा ही खुलकर कह दिया। उसने बात को बदलते हुए कहा, वो मेरा मतलब था कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे अपना समझा। मेनका बोली, मैं तो हमेशा ही तुम्हें अपना समझती हूं, लेकिन मैं सोच रही थी कि कियारा को कैसा लगेगा, वो बुरा तो नहीं मानेगी। प्रशांत चौंक कर बोला, अरे तुम जो सोच रही हो वैसा नहीं था मेरा मतलब। दरअसल प्रशांत सोच सोच कर बोल रहा था। मेनका निराश होकर बोली, मतलब मैं समझ गई। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, वो तो मैं ही हूं जो ना जाने क्या क्या सोच बैठी। उसके चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट थी। प्रशांत असमंजस में पड़ गया। वो सोचने लगा कि मेनका से वो क्या बोले। फिर वो इतना ही कह पाया, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन। प्रशांत कुछ आगे बोले उसके पहले ही उसका फोन बजा। प्रशांत ने जल्दी से फोन उठाया और स्पीकर पर डाला। सामने से आवाज आई, तुम कहां हो प्रशांत? मैं कितना परेशान हो रही हूं। तुम खाना छोड़कर इतनी जल्दी में कहां चले गए? ऐसा भी क्या था? अभी तुम हो कहां? वो कियारा की आवाज थी जो मेनका भी सुन रही थी। प्रशांत बोला, मैं पैराडाइज होटल में हूं, तुम यहीं आ जाओ, ओके? ये कहते हुए प्रशांत ने फोन काट दिया। मेनका का चेहरा लटक गया। वो बोली, वैसे कियारा बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे प्रशांत। मैं चलती हूं। लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि उसके तो कपड़े फटे हुए थे। उसने झट से अपने को ढकने की कोशिश की। अब उसे प्रशांत के सामने शर्म आ रही थी। और तभी आवाज आई, अपनी हालत देखिए, इस हालत में अकेली कैसे जाओगी? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। प्रशांत ने कहा, नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि कियारा को कोई गलत फहमी हो हमारे बारे में। लेकिन मेनका, तुम्हारे कपड़े। अब एक मिनट रुको। कहता हुआ प्रशांत कमरे से बाहर गया। मेनका हैरान हुई। 2 मिनट में प्रशांत एक जैकेट और जीन्स लेकर अंदर आया और बोला, देखो ये कपड़े तुमको फिट आएंगे? मेनका ने हैरानी के साथ पूछा, ये किसके कपड़े हैं? प्रशांत बोला, रुद्रांश के गार्ड के। बेचारा बेहोश हो गया था मेरी पिटाई से, अभी तक होश में नहीं आया। ये पहनकर जाओ तुम। ये सुनकर मेनका हंस पड़ी। इतने बुरे हादसे से बची मेनका के चेहरे की हंसी से प्रशांत को बड़ा सुकून मिला। मेनका जल्दी से बाथरूम में गई, गार्ड के कपड़े पहनकर आई और उसने मुस्कुराते हुए प्रशांत को उसका कोट वापस दिया और अपने फटे कपड़े एक बैग में डाल दिए। ये कपड़े क्यों ले जा रही हो? प्रशांत ने पूछा। मेनका बोली, तुम्हें कियारा के सवालों से बचाने के लिए। थैंक यू प्रशांत। प्रशांत के कुछ कहने से पहले ही मेनका वहां से निकल गई। क्योंकि कियारा आने वाली थी, इसलिए प्रशांत को इंतजार तो करना ही था। उसने जल्दी से बिखरा हुआ कमरा साफ किया और बेड पर लेट गया और इंतजार करते करते उसको नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो कमरे में अंधेरा था और एक काला साया उसके पास बेड पर बैठा था। प्रशांत किसी खतरे का संकेत समझकर जल्दी से उठा और उस साए पर वार करने ही वाला था कि आवाज आई,
रुक जा, रुक जाओ प्रशांत, मैं हूं। वो आवाज कियारा की थी। उसने उठकर कमरे की लाइट जलाई। कियारा बोली, मैं जब आई तो तुम बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे। तुम्हारी नींद खराब ना हो इसलिए मैंने लाइट बंद कर दी थी। फिर अचानक उसके चेहरे के भाव बदले। उसने सीधा पूछा, तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? प्रशांत को पता था कि कियारा उससे यह सवाल जरूर करेगी, लेकिन इतनी जल्दी करेगी यह उसे पता नहीं था। उसने पहले सोचा कि उसे सारी बात कियारा को बता देनी चाहिए, लेकिन बाद में उसे लगा कि यह सच्चाई कई लोगों की जिंदगी में तूफान ले आएगी। प्रशांत, मैं पूछ रही हूं कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? कियारा की आवाज में अब गुस्सा था। कियारा की आवाज सुनकर ख्यालों में खोया हुआ प्रशांत चौंका। फिर उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। कियारा के दिल में नफरत पैदा करने का यह अच्छा मौका है, वरना यह मासूम लड़की मेरे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसको मुझसे नफरत करवानी होगी। मैंने रुद्रांश को इसलिए मारा क्योंकि मुझे उस अय्याश इंसान से सख्त नफरत है। सारा दिन बाप का पैसा उड़ाता है, मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता रहता है, प्रशांत ने कहा। कियारा हैरानी से बोली, मुझे पता है कि तुम्हें रुद्रांश की हरकतें पसंद नहीं है, लेकिन उसको पीटने से पहले तुम्हें कम से कम मेरे बारे में तो सोचना चाहिए था कि मैं अपनी फैमिली को क्या जवाब दूंगी, उस फैमिली को जिसका तुम भी बहुत जल्द हिस्सा बनने वाले हो। प्रशांत चौंक उठा। तुम्हारी फैमिली का हिस्सा? मैं? वो कैसे? कियारा शर्मा कर बोली, जब हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे तो तुम बन जाओगे ना हमारी फैमिली का हिस्सा। और उसने प्यार से प्रशांत का हाथ पकड़ा। प्रशांत ने जानबूझकर उसका हाथ झटका और अपने दिल पर पत्थर रखते हुए बड़ी बेरुखी से बोला, पागल हो गई हो? क्या बोल रही हो तुम? थोड़ा प्यार से बात क्या कर ली, तुम तो शादी तक पहुंच गई। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करता हूं? बिल्कुल नहीं। यह सुनकर कियारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें भर आई। उसने पूछा, क्या सच में मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग नहीं है? प्रशांत ने और गुस्से से कहा, अब लिख कर दूं क्या तुम्हें? हां, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? यह सुनकर कियारा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वो जोर से रोती हुई कमरे से बाहर भागी। उसके बाहर जाते ही प्रशांत ने गुस्से में पास पड़ी एक टेबल पर जोर से मुक्का मारा। उसकी भी आंखें नम हो गई और बोला, मुझे माफ कर देना कियारा, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए मुझे यह नाटक करना पड़ा। दूसरी तरफ कियारा अपने घर लौटी। उसने अपने आंसुओं को काबू में किया और अंदर गई, लेकिन रो रो कर उसकी आंखें इतनी सूज गई थी कि प्रिया ने 1 मिनट में भांप लिया कि कुछ तो हुआ है प्रशांत और उसके बीच। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ कियारा? प्रशांत से कोई झगड़ा हुआ है क्या? कियारा ने ना में सर हिलाया। प्रिया बोली, अंधी नहीं हूं मैं, देख सकती हूं। कोई तो बात है, तुम मत बताओ, ठीक है? मैं खुद पता कर लूंगी। ये कहते हुए प्रिया जाने लगी तो कियारा ने उसे रोकते हुए कहा, कहीं मत जाओ प्रिया। अगर कोई इंसान आपके प्यार की कीमत ही ना समझे तो उसके पीछे भागने का क्या फायदा? प्रिया गुस्से में बोली, प्रशांत को तो किसी के भी सच्चे प्यार की कद्र ही नहीं है। वैसे भी आज जो उसने रुद्रांश के साथ किया है, उसके बाद हमारा यहां रहना बनता नहीं है। चलो विजय। प्रिया और विजय विला से निकल गए। कियारा उन्हें रोकती रह गई। उसने सोचा, आज प्रशांत की वजह से मेरे 2 इतने अच्छे दोस्त भी हमारा घर छोड़कर चले गए। तुम सच में बहुत बुरे हो प्रशांत। कियारा बड़बड़ाई और फिर से रोने लगी। तभी उसके कमरे में उसके मम्मी पापा आए। कियारा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। तभी मालिनी बोली, हमने सब सुन लिया है कियारा, क्या हुआ है? कियारा अपने आप को संभालते हुए बोली, कुछ भी नहीं हुआ पापा। बलराम बोला, बाप हूं तुम्हारा, सब दिखता है मुझे। पहले इस प्रशांत ने मेरे बेटे को बुरी तरह से पीटा, अब वो तुम्हारे जज्बातों के साथ खेल रहा है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, खत्म ही करवा दूंगा। नहीं पापा, आप गुस्से में ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे आप पर खूनी होने का इल्जाम लग जाए। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं। हाथ जोड़ती हुई कियारा बोली। बलराम बोला, तो फिर तुम वादा करो कि अब तुम उस प्रशांत से कभी नहीं मिलोगी। बोलो, मंजूर है? कियारा का प्रशांत से वैसे भी इतना दिल टूट चुका था कि उसने तुरंत बलराम से वादा कर दिया।
ठीक है पापा, नहीं मिलूंगी मैं प्रशांत से। अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी उसने रुद्रांश को बचाने से मना कर दिया है। मैं और लोगों का इंतजाम करता हूं, सिक्योरिटी और बढ़ा दूंगा। बलराम सिंह इतना बोलकर वहां से चले गए। कियारा ने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि बलराम सीसीटीवी फुटेज वाले कमरे में गया। कियारा भी उसके पीछे पीछे गई। अंदर जाकर बलराम ने कंप्यूटर पर अपने गार्ड्स को एक वीडियो दिखाया और बोला, ये कियारा का इलाज करने वाली गुरु मां है जो प्रशांत को लेकर आई थी। ये बहुत शक्तिशाली है। किसी भी तरह इस गुरु मां को ढूंढो। ये जरूर उस सुनील को ठिकाने लगा देगी। जाओ ढूंढ कर लाओ इसे। अपने गार्ड्स को ऑर्डर देकर जैसे ही बलराम पलटा, उसने सामने कियारा को पाया। कियारा ने पूछा, ये गुरु मां कौन है? बलराम बात को टालते हुए बोले, कुछ नहीं, तू थक गई होगी, आराम कर जाके। ये कहते हुए बलराम ने कंप्यूटर बंद किया और कियारा को जल्दी से उस कमरे से बाहर निकाला और अपने कमरे में चला गया। लेकिन कियारा को बलराम पर शक हुआ। वो वापस चुपके से कंप्यूटर वाले कमरे में गई। उसने कंप्यूटर ऑन किया, लेकिन उसे पता नहीं था कि कौन सा वीडियो देखना है। वो उस कंप्यूटर को वीडियो के लिए स्कैन करने लगी। उसे एक वीडियो मिल गया। वो वीडियो उस कमरे का था जिसमें वो घायल हालत में लेटी थी। अरे, ये तो मेरे किडनैपिंग के बाद वाला वीडियो है। तभी उसने वीडियो में देखा कि दो लोग कमरे में आए। अरे, ये तो प्रशांत है। और ये गंदी सी बूढ़ी कौन है? कियारा यह देखकर बड़बड़ाई। उसने देखा कि वीडियो में प्रशांत और वो बूढ़ी औरत म्याऊ मौसी आपस में कुछ बातें करते दिखे। फिर अचानक उसे वीडियो में बुढ़िया प्रशांत का दिल बाहर निकालकर उसके खून की बूंदें कियारा के चेहरे पर छिड़कती दिखी। ये देखकर कियारा शॉक्ड रह गई। इस बुढ़िया ने खून की बूंदें मेरे चेहरे पर क्यों छिड़की? फिर उसने देखा कि उसके चेहरे के घाव तुरंत गायब हो गए थे। कियारा ये देखकर हैरान रह गई। फिर उसने देखा कि उस बुढ़िया ने प्रशांत की उंगलियां काटकर उसके हाथ में लगा दी थी। कियारा ने जल्दी से अपनी उंगलियां चेक की। मेरे हाथ में प्रशांत की उंगलियां लगी हुई हैं। कियारा फटी आंखों से वो वीडियो देखती रही। उसके बाद जो उसने देखा उस पर वो यकीन नहीं कर पाई। वीडियो में उसने देखा कि बुढ़िया ने अपना दिल प्रशांत के दिल के साथ बदल दिया और प्रशांत अचानक बूढ़ा हो गया और बुढ़िया जवान हो गई। कियारा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो खुद से बोली, इसका मतलब प्रशांत ने मेरे लिए इतनी कुर्बानियां दी, इतनी तकलीफें सही हैं और मुझे कुछ पता भी नहीं है। कियारा की आंखों से आंसू टपकने लगे। मेरे लिए इतना कुछ करने वाला आदमी मुझसे नफरत कैसे कर सकता है? इसके पीछे कुछ और बात है। क्या करेगी कियारा अब? क्या कियारा पकड़ लेगी प्रशांत की झूठी नफरत का नाटक? क्या बलराम के गार्ड्स ढूंढ लेंगे गुरु मां उर्फ म्याऊ मौसी को? जानने के लिए सुनिए हमारा अगला एपिसोड। पूरी सच्चाई जानने के बाद कियारा मानो सुन्न पड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसे यह भी ख्याल आया कि उसके पापा बलराम और रुद्रांश ने उससे सच क्यों छुपा रखा था। दूसरी तरफ कियारा से नफरत करने का नाटक करने के बाद प्रशांत भी बहुत परेशान था। वो होटल से बाहर निकला। कियारा पूरी तरह से उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। काश कियारा मेरी जिंदगी में ना आई होती, प्रशांत ने कहा। कियारा के बारे में सोचते ही प्रशांत का दिल कमजोर पड़ रहा था। प्रशांत ने सोचा कि उसे कैसे भी करके कियारा को अपने दिमाग से निकालना होगा। फिर उसने सुनील पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उस सुनील को ठिकाने लगाने के लिए अब मैं क्या करूं? प्रशांत ने सोचा। कियारा के साथ वो नाटक करते हुए वो इमोशनली ड्रेन हो चुका था। अब तो मुझ में सोचने की भी शक्ति नहीं बची है। आज रात सो जाता हूं और कल सुबह इस समस्या का हल ढूंढता हूं। खुद से यह कहते हुए प्रशांत सोने का ठिकाना ढूंढने लगा, क्योंकि उसका खुद का घर तो जलकर राख हो गया था और अब वो कियारा के घर नहीं जाना चाहता था। थोड़ा सोचने के बाद उसे आखिरकार सोने का ठिकाना मिल गया। उसने अपनी नई बन रही दुकान में रात बिताने का सोचा। हालांकि उसका कंस्ट्रक्शन अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई और ठिकाना नहीं था। प्रशांत वहां पहुंचा और जमीन पर ही लेट गया।
ना चाहते हुए भी वो कियारा को अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। वो उसकी मीठी यादों में खोते हुए गहरी नींद में सो गया। दूसरी ओर कियारा के घर से निकलने के बाद प्रिया और विजय भी प्रशांत को ढूंढ रहे थे। उन्होंने प्रशांत का फोन ट्राई किया, लेकिन प्रशांत का फोन बंद आ रहा था। तुम्हें क्या लगता है प्रशांत कहां गया होगा? विजय ने प्रिया से पूछा। अब उसका घर जल चुका है तो हो सकता है वो अकेले रहने के लिए अपनी आधी बनी हुई दुकान में चला गया हो। चलो एक बार वहां चलकर देखते हैं, प्रिया ने विजय से कहा। कुछ ही मिनटों में प्रिया और विजय उस आधी बनी हुई इमारत पर पहुंचे। वहां पर दूसरी मंजिल पर उन्हें प्रशांत मिला, जो गहरी नींद में सोया हुआ था। ये यहां पर चैन की नींद सो रहा है और हम इसको ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, विजय ने कहा। तभी प्रिया ने प्रशांत के चेहरे को ध्यान से देखा और विजय से कहा, ये नींद में मुस्कुरा क्यों रहा है? लगता है कोई मजेदार सपना देख रहा होगा, विजय ने मजाक करते हुए कहा। प्रिया बोली, इसको जगाकर यहां से ले चलते हैं। ये कहते हुए प्रिया प्रशांत के पास गई और उसे जगाने लगी। प्रशांत उठो, यहां से चलो। लेकिन प्रशांत पर कोई भी असर नहीं पड़ा। ये तो बहुत गहरी नींद में है, शायद इतने दिनों की थकान की वजह से, विजय ने कहा और प्रशांत के पास आया और उसके कंधे को पकड़कर हिलाया। उठो प्रशांत, यहां जमीन पर क्यों सो रहे हो? चलो यहां से मेरे घर पर चलते हैं, विजय ने कहा। लेकिन प्रशांत ने अपनी आंखें नहीं खोली। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना उठाने के बाद भी प्रशांत नींद से क्यों नहीं जाग रहा है? प्रिया ने अब थोड़ा परेशान होते हुए कहा। अरे गहरी नींद में है, रुको मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं, कहते हुए विजय ने पास रखी हुई एक पानी की बोतल उठाई और पानी की कुछ छींटे प्रशांत के चेहरे पर मारी। लेकिन प्रशांत तब भी गहरी नींद में सोता रहा। अरे पानी डालने के बाद भी नहीं उठ रहा है, विजय ने भी परेशान होकर कहा। अब प्रिया उठी और उसने जोर से 2-3 लात प्रशांत को मारी और चिल्लाई, प्रशांत प्रशांत। इतना करने के बाद तो मगरमच्छ भी अपनी नींद से जाग जाए, लेकिन इस पर तो किसी चीज का कोई असर ही नहीं हो रहा है, विजय ने कहा। विजय ये नॉर्मल नहीं है, प्रिया ने कहा और उसने तुरंत प्रशांत की नब्ज को चेक किया। इसकी नब्ज तो ठीक चल रही है और ये ठीक से सांस भी ले रहा है। इसका मतलब ये कोमा में तो नहीं है। तो फिर इसे क्या हुआ है, प्रिया ने कहा। यह सुनकर विजय अब गंभीर हो गया और वो बोला, प्रिया जब मैं छोटा था तो दूसरे बच्चे अक्सर नींद वाले भूत की कहानी सुनाकर मुझे डराते थे। प्रशांत को देखकर लग रहा है कि उसे नींद में किसी भूत ने पकड़ लिया है। पिछली बार जब तुम ऐसे बेहोश हो गए थे ना, तब प्रशांत ने तुम्हें उसके दादाजी की लाठी से मारकर उठाया था। चलो ये तरकीब प्रशांत पर आजमाते हैं, प्रिया ने कहा और जमीन पर रखी हुई लाठी को उठाकर प्रशांत को मारा। लेकिन प्रशांत तब भी नींद से नहीं जागा। मैं भी एक बार कोशिश करता हूं, विजय ने लाठी को प्रिया के हाथ से लिया और कस के प्रशांत को मारा। क्या कर रहे हो? ऐसे तो उसे चोट लग जाएगी ना, प्रिया ने विजय को रोकते हुए कहा। अरे चोट तो अस्पताल में ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर इसे नींद में कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, विजय ने डरते हुए प्रिया से कहा। प्रशांत को नींद में कैसे कुछ हो सकता है, प्रिया ने कहा। ऐसा कहा जाता है कि नींद का भूत इंसानों को सपनों में एक विचित्र दुनिया में ले जाता है और फिर वहां वो उस इंसान से जो भी करने को कहता है वो इंसान खुशी खुशी कर देता है। अगर भूत ने प्रशांत को अपनी जान देने को कहा तो क्या पता ये सच में अपनी जान दे दे, विजय ने बोला। अगर सपने में प्रशांत अपनी जान देगा तो क्या असलियत में भी उसकी मृत्यु हो जाएगी, प्रिया ने हैरान होते हुए पूछा। हां ऐसा ही होता है, कुछ भी करके प्रशांत को जगाना होगा, विजय ने कहा और कसके प्रशांत के गालों पर थप्पड़ मारे और वो जोर से चिल्लाया, होश में आओ प्रशांत। तभी अचानक प्रशांत का हाथ देखकर प्रिया घबरा गई और बोली, ये देखो विजय, प्रशांत के हाथों से अपने आप खून निकल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रशांत सपने में कोई नुकीली चीज से खुद को मार रहा है, विजय ने कहा। प्रिया ने प्रशांत को फिर से झकझोरना शुरू कर दिया। उठो प्रशांत, जल्दी उठो,
नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। विजय और प्रिया प्रशांत को नींद से जगाने की नाकाम कोशिश करते रहे, लेकिन प्रशांत पर कोई असर नहीं हो रहा था। दरअसल विजय का शक सही था। प्रशांत वाकई में नींद के भूत की गिरफ्त में आ चुका था, लेकिन प्रशांत इस बात से पूरी तरह बेखबर था। उस भूत ने कियारा का रूप ले लिया था और सपने में प्रशांत से मिली थी और उसके करीब आकर कहा था कि मुझे पता है कि तुम रुद्रांश को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, मगर उसकी सजा तुम हमारी दोस्ती पर नहीं निकाल सकते हो। कियारा उर्फ उस भूत ने प्रशांत से कहा। अपने सपने में प्रशांत उसी जगह पर था जहां वो थोड़ी देर पहले सोने आया था। सपने में कियारा प्रशांत के करीब आई और उसके बगल में लेट गई थी। वैसे तो मैं नर्म बिस्तर पर ही सोती हूं, मगर आज तुम्हारे साथ मुझे इस सख्त जमीन पर भी लेटने में मजा आ रहा है, कहती हुई कियारा उर्फ वो भूत हंसने लगी। कभी कभी जमीन में सोने में बहुत अच्छा लगता है, प्रशांत ने कहा। कियारा अपने आप को प्रशांत के करीब ले आई और अपनी बाहों से प्रशांत को पकड़कर उससे चिपट कर लेट गई। कियारा, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि मैं ये सब नहीं कर सकता हूं। हमारा कोई भविष्य नहीं है। तुम मुझसे जितना दूर रहोगी उतना तुम्हारी जिंदगी के लिए अच्छा रहेगा। प्रशांत ने अपने आप को कियारा से हटाने की कोशिश की। अरे तुम अजीब अड़ियल इंसान हो। सिर्फ तुम्हारे बगल में लेटने से हमारे बीच कुछ नहीं होगा। बचपन में बायोलॉजी का क्लास नहीं लिया था क्या? कहते हुए कियारा ने प्रशांत को आंख मारी और हंसने लगी। देखो, हम दोनों उम्र में बड़े हैं और समझदार भी हैं। अगर हम दोनों अपनी भावनाओं पर काबू रखें तो हम दोनों के लिए अच्छा होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? प्रशांत ने कहा। हाँ, मैं समझ रही हूं। तुम मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हो। कहते हुए कियारा ने प्रशांत के गाल पर एक हल्के से किस किया। फिर अचानक कियारा उर्फ वो भूत उठा और प्रशांत का हाथ पकड़कर उसको खिड़की के पास ले आया। वो देखो प्रशांत, क्या तुम्हें आसमान में ध्रुव तारा नजर आ रहा है? प्रशांत ने अपना हाथ कियारा के कंधे पर रखा और कहा, हाँ दिख रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। काश मैं कह सकता कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ला सकता हूं। कहता हुआ प्रशांत मुस्कुराने लगा। कियारा ने प्रशांत के हाथ को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। फिर अपना सर प्रशांत के कंधे पर रखकर वो आसमान को निहारती रही। अगर मैं कहूं कि वो ध्रुव तारा मेरे लिए तोड़कर ले आओ तो क्या तुम लाओगे? कियारा ने प्रशांत को मोहक अंदाज में पूछा। प्रशांत ने कियारा के माथे को किस किया और कहा, तुम जो भी कहोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूं। प्रशांत, तुम्हारे पास तो अब बहुत तरह तरह की विद्याएं हैं। तुम पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी हो। क्या पता तुम अब तक उड़ने की विद्या भी सीख चुके हो। एक काम करो, तुम एक छलांग लगाकर उस तारे तक पहुंच जाओ और मेरे लिए ले आओ। कियारा ने अपनी पलकें झपकाते हुए प्रशांत से कहा। उसकी तारीफ की खुशी प्रशांत के दिमाग पर छा गई थी। वो अपनी शक्तियों पर गर्व करता हुआ बोला, तुम ठीक कह रही हो, मैं कोशिश तो कर ही सकता हूं। तुम्हारे लिए मैं कोई भी खतरा उठा सकता हूं। प्रशांत कियारा की मीठी बातों को सुनकर खिड़की से कूदने वाला था। तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसको रस्सी से बांधकर पीछे से कोई खींच रहा था। प्रशांत ने पलटकर देखा तो छोटे राक्षस को पाया। उसके हाथ में रस्सी थी जिसका एक सिरा प्रशांत की कमर पर बंधा हुआ था और दूसरा सिरा उसके हाथ में, जिससे वो प्रशांत को खींच रहा था। अरे तुम छोटे राक्षस, तुम यहां क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर सो जाओ, प्रशांत ने कहा। तभी अचानक छोटे राक्षस ने अपने बड़े और नुकीले दांतों को दिखाया और चीखता हुआ प्रशांत की तरफ लपका। प्रशांत अपने आप को छोटे राक्षस से बचाने वाला था, लेकिन वो प्रशांत के पीछे खड़ी हुई कियारा के कंधे पर जाकर बैठ गया। उसने अपने नुकीले दांतों से कियारा की गर्दन पर वार किया। तभी कियारा की चीख वहां पर गूंज उठी। अरे कियारा, क्या तुम ठीक हो? छोटे राक्षस, तुम बहुत बदतमीज होते जा रहे हो, प्रशांत ने डांटते हुए कहा। मगर छोटा राक्षस दोबारा कियारा की गर्दन को अपने दांतों से चबाने लगा। कियारा की चीख एक आदमी की आवाज की तरह कमरे में गूंज रही थी। प्रशांत ये देखकर हैरान रह गया। कियारा का मासूम और सुंदर चेहरा
अब एक बदसूरत और क्रूर आदमी में बदल चुका था। कियारा के कोमल हाथ में अब पैने नाखून थे, जिससे उसने प्रशांत के हाथों पर वार किया। कियारा ने अपने नाखूनों से प्रशांत के बाजू पर गहरा घाव किया। अरे ये क्या कर रही हो? ऐसा मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्रशांत दर्द से कराहने लगा। छोटे राक्षस ने अपनी रस्सी को प्रशांत से हटाकर अब सपनों के भूत के चारों तरफ बांध दिया और उसे कसने लगा। कियारा उर्फ नींद का भूत अब जोर जोर से चीखने लगा। आह आह, कौन है ये कमीना जीव? इस समय अगर ये कमबख्त यहां नहीं आया होता तो मेरा मकसद पूरा हो जाता। नींद का भूत अब कियारा का रूप छोड़कर अपने असली रूप में आ गया। खबरदार जो मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी कहा। प्रशांत छोटे राक्षस को बचाने के लिए सपनों के भूत की तरफ बढ़ रहा था। तुम मुझे गलत समझ रहे हो प्रशांत। मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगी? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूं। उस नींद के भूत ने एक बार फिर से कियारा का रूप लिया और प्रशांत से कहा। कियारा की आवाज से प्रशांत का दिल एक बार फिर पसीज गया। यह सब क्या हो रहा है? प्रशांत ने एक गहरी सांस ली और सामने खड़े हुए नींद के भूत को ध्यान से देखा। उसे दोबारा कियारा नजर आई। तभी कियारा उर्फ नींद के भूत ने प्रशांत से कहा, तुम्हारे बच्चे से मुझे बचाओ प्रशांत, और एक बार यहां से कूदकर मेरे लिए ध्रुव का तारा ले आओ। मैं तुम्हें इसके चंगुल से छुड़ा लूंगी। मेरे पास उसका इलाज है। यह सुनकर प्रशांत चौंक गया। क्या प्रशांत उस भूत की बात मानकर वहां से कूदने वाला था? क्या वो भूत सपने में ही प्रशांत की जान लेने वाला था? प्रशांत को नींद में ही मारने का प्लान किसका था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।